वेयर आर यू सर? आई एम हेयर। तो लाइव है ना हम? हेलो 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 हेलो। हेमलो। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से बैच लक्ष्य जेई 2.0 में। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मैं आप सभी को दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? जल्दी से बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया। तो आप सभी को एसएम सर का नमस्कार, है ना। मैं आपको इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा इस बैच में, और होपफुली इनऑर्गेनिक इज द लास्ट टॉपिक। इनऑर्गेनिक के बाद हमारा ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। ट्वेल्थ की क्या कहते हैं, केमिस्ट्री का। ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का ये आखिरी पोर्शन है, और आखिरी पोर्शन का ये पहला चैप्टर है, दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्लियर है क्या? वाह जी वाह, मेरी आवाज़ आ रही है? बढ़िया एकदम। अरे गजब। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो मेरे चरणों में आप सभी का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करता हूं मैं, है ना। हाँ, चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। गोलू मोलू सर, अच्छा। हाँ यार, आप में से तो बहुत सारे लोग वो भी होंगे ना, क्या कहते हैं, कद्दू गैंग वाले। हाँ, एकदम बढ़िया। तो शुरू किया जाए आज का सेशन? शुरू किया जाए क्या? लास्ट सब्जेक्ट फर्स्ट लेक्चर, बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला लेक्चर पढ़ेंगे आपके नए चैप्टर, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आज के लेक्चर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूं। आज के लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक जो अपन कवर करेंगे दैट इज टाइप ऑफ सॉल्ट, है ना। वी विल बी कवरिंग टाइप्स ऑफ सॉल्ट, और टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बाद फिर अपन चलेंगे टर्मिनोलॉजीज पे, है ना, बेसिक टर्मिनोलॉजीज। क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में आप लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते होंगे। मैं ये बात मान के चल रहा हूं कि आप लोग सब ये चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हैं। ये भी मान के चल रहा हूं कि स्कूल में भी आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा होगा बहुत सारा, है ना। स्कूल में भी आप लोगों ने बहुत सारा नहीं पढ़ रखा होगा। इसको मानते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में आपको बहुत सारी बातें बिल्कुल भी पता नहीं होती है। और कोई भी ऐसा चैप्टर जब स्टार्ट होता है जिसके बारे में हमें बहुत सारी बातें पता नहीं होती है, तो हम सबसे पहले बेसिक टर्म्स समझते हैं, बेसिक टर्म्स को पढ़ते हैं। उन टर्म्स को पढ़ने के बाद फिर उनको अप्लाई करते हैं हम चैप्टर में, और इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं 12वीं के इनऑर्गेनिक का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने जेई एडवांस का कोई ऐसा पेपर आज तक नहीं देखा है जब से पढ़ा रहा हूं, या आप मान के चलो 2013 जब मैंने पहली बार पेपर दिया था, और पहली बार ही दिया था, दूसरी बार देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, है ना। तब से लेके आज तक मैंने कोई भी ऐसा जेई एडवांस का पेपर नहीं देखा जिसमें कम से कम 1 से 2 सवाल ना आए हों। मैंने ऐसे पेपर भी देखे हैं जिसमें 3-3 सवाल आया है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल पर्सपेक्टिव, चाहे वो आपके स्कूल बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे वो जेई मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो आपका जेई एडवांस का एग्जाम हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कैसे। इनऑर्गेनिक में अपन को क्या क्या पढ़ना है एक बार उसकी बात कर लें। इनऑर्गेनिक में अपने को क्या क्या पढ़ना है एक बार उसकी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आपने देख रखा है ना, आईओसी का पूरा सिलेबस अपन देख लेते हैं। दैट इज, सबसे पहला टॉपिक क्या है सर? तो आप बोलेंगे सबसे पहला टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद फिर अपन क्या पढ़ेंगे? पी ब्लॉक कंपाउंड्स। फिर अपन पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक मेरे हिसाब से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से हट चुका है, कुछ स्टेट बोर्ड में अभी भी ये है, बाकी वैसे एनसीईआरटी ने अपने एंड से डिलीट कर दिया है। स्कूल में तो इससे रिलेटेड कुछ नहीं आता है ना। इसको अपन पढ़ेंगे। इसके बाद अपन तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक को करने के बाद फिर अपन चौथा चैप्टर पढ़ेंगे सॉल्ट एनालिसिस, है ना। लास्ट में अपन पढ़ेंगे सॉल्ट एनालिसिस। और इसके बाद एक चैप्टर और बचता है ना। इसके बाद एक चैप्टर और बचता है, दैट इज जो 12वीं में है, बेसिकली जो 12वीं में है, दैट इज मेटलर्जी। इतनी इनऑर्गेनिक हमें 12वीं क्लास में पढ़नी होती है। 11वीं में अपन अगर बात करें तो एस ब्लॉक पढ़ना होता है, और साथ में केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल। ये 3 मेजर चैप्टर्स हैं, है ना। हाँ, तो अब अपन बात करेंगे सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपने को क्या क्या पढ़ना है। इसको भी मैं बता देता हूं, इसको प्लीज लिख लीजिएगा। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आप जरूर लिख लेंगे। इससे क्या होगा ना, कल को अगर आप रिवीजन करने गए तो आपको पता होगा क्या रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है। तो आइए लिखते हैं सबसे पहले लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। अपन टॉपिक्स का लिस्ट। सर केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं,
केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है तो भी चल जाएगा काम, है ना? हाँ, अपन पढ़ लेंगे, है ना? क्लियर है? चलिए, तो अपन आते हैं लिस्ट ऑफ टॉपिक्स की बात करते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स अपने को पढ़ने हैं वो भी लिख लीजिए भैया इस चैप्टर में। सबसे पहले अपन स्टार्ट किससे करेंगे सर? तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सॉल्ट्स एंड देयर टाइप्स। कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट टाइप्स के बाद फिर दूसरा पॉइंट अपन शुरू करेंगे, दूसरा टॉपिक जो कि होगा आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी। जो कि क्या होगा? बेसिक टर्मिनोलॉजीज। बेसिक टर्मिनोलॉजी के बाद फिर अपन तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, तीसरा टॉपिक। बेसिक टर्मिनोलॉजी में अपन बहुत सारी बातें पढ़ेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स के अंदर लीगेंड क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, है ना, कि उसका क्या कहते हैं अपन, वैलेंसी क्या होती है, या जिसको अपन चार्ज बोलते हैं, ये सब क्या है, ये सारी बातें पढ़ेंगे। इतना कवर करने के बाद फिर अपन चलेंगे एक नए टॉपिक पे जिसमें अपन पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, है ना, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, कि किसी कॉम्प्लेक्स को नाम कैसे करते हैं। और मजेदार बात है, जेई मेंस आजकल यहीं से सवाल पूछ रहा है, जेई मेंस आजकल यहीं से सवाल पूछ रहा है। इसके बाद तीसरे टॉपिक के बाद चौथे टॉपिक की अगर अपन बात करें तो चौथा टॉपिक मेजरली मैं बोलूंगा क्या, दैट इज थ्योरीज रिलेटेड टू। ये क्या है सर? दीज आर नथिंग बट थ्योरीज रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स। और थ्योरीज में अपने को क्या क्या पढ़ना है सर? टोटल 4 थ्योरीज पढ़नी है, जिसमें सबसे पहली थ्योरी जो है वो क्या है सर? वर्नर थ्योरी। ये डेविड वार्नर नहीं है ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी, है ना, वर्नर है, उसकी स्पेलिंग में ए आता है सर। उसके बाद अगली थ्योरी जो है वो है अपने पास सिडविक EAN रूल। सिडविक EAN रूल के बाद अगला टॉपिक, अगली थ्योरी जो हमें पढ़नी होती है दैट इज VBT, जिसको अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। और लास्ट टॉपिक जो अपने को पढ़ना दैट इज CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये 4 थ्योरीज हमें पढ़नी है। और मेरे से अगर आप पूछोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं सर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन थ्योरी वाले पार्ट से ही आपको देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। थ्योरीज पढ़ ली अपन ने, यस सर, थ्योरी पढ़ लेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद फिर अपन चलेंगे 5वें टॉपिक पे, और 5वें टॉपिक पे अपन पढ़ेंगे मेटल कार्बोनिल्स के बारे में। मेटल कार्बोनिल्स के बारे में। मेटल कार्बोनिल्स के बाद फिर 6ठे नंबर पे अपन पढ़ेंगे, है ना, फिर 6ठे नंबर पे अपन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, जो दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म के बाद फिर लास्ट टॉपिक जो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसमें कई सारे और छोटे मोटे टॉपिक हैं जो इन्हीं के बीच में कहीं कवर हो जाएंगे। इसमें ये सारे के सारे अगर मैं बताऊं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अगर मैं बताऊं तो मैं कुछ टॉपिक्स में दिल बनाना चाहूंगा। दिल मेरे लिए नहीं, दिल जेई को जो बहुत ज्यादा पसंद है, जेई को जो बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं, उनमें से ये थ्योरी वाला पार्ट, ये आइसोमेरिज्म वाला पार्ट, ये 2 ऐसे पार्ट हैं जो जेई को सबसे ज्यादा पसंद हैं, जो जेई को सबसे ज्यादा पसंद हैं। क्या ये बात क्लियर है? बताइए बताइए। एक बच्चा कह रहा सर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अबे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन 2 मिनट का है भाई टॉपिक, वो CFT के बाद कब खत्म हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जब अपन स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे होंगे ना, उसके बीच वो कब खत्म शुरू होके कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसमें अपन कितने लेक्चर्स लेंगे, हाँ मैं ये भी बता देता हूं, लगभग अपन को 10 लेक्चर के आसपास लगेंगे। 10 लेक्चर का मतलब आज अपन ने मंडे से शुरू किया है, नेक्स्ट वीक के पहले ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे सारे, मतलब 2 वीक में सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारी क्लासेस कितने 6 डेज अ वीक चलेंगी ना। हाँ, हमारी क्लासेस 6 डेज अ वीक चलेंगी। ये सब नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन इसलिए क्योंकि कल को तुम रिवाइज करोगे तो उसको टिक कर सकते हो ना भाई अपने नोट्स में, अच्छा ये रिवाइज कर लिया, ये रिवाइज कर लिया, ये रिवाइज कर लिया। हाँ बताइए। हाँ, IUPAC केमिस्ट्री की बुआ जी, वाह बहुत बढ़िया। कॉपी कर लिया, इसको नोट डाउन करना था सर, कॉपी कर लिया है तो CKL लिख दीजिए। CKL का मतलब है कॉपी कर लिया। अगले पेज पे फिर चलेंगे हम, हाँ फिर अपन अगले पेज पे चलेंगे। वाह, सर ने 7 ही टॉपिक रखे हैं, उन सबको एक एक टॉपिक लेते तो ये 11 हो जाते, लेकिन सर ने 7 रखे हैं, थाला फॉर अ रीजन। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा सर उड़ाना मत चैप्टर को। अबे पागल है क्या, उड़ाने थोड़ी आया हूं यहाँ उड़ाना मत, ये क्या है बे? वाह,
ये बढ़िया था गुरु। तो चलिए अब अपन बात करते हैं कुछ और बातें। एक बात और ध्यान रखना कि सर अपन रिसोर्सेस क्या क्या फॉलो करेंगे, है ना। वैसे रिसोर्सेस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेस अपन फॉलो करेंगे, मतलब कहाँ कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो आपके एकदम दिल के बहुत करीब होना चाहिए वो है आपके क्लास नोट्स। इससे लगभग हर वो चीज हो जाएगी जो आप बाकी कहीं से भी पढ़ के करोगे। हाँ, बस इसमें एक समस्या ये होगी कि अगर मान लो मुझे एक टॉपिक के 400 सवाल प्रैक्टिस करने हैं तो वो यहां नहीं मिलेंगे। सबसे पहली चीज जो आपके दिल के सबसे करीब होनी चाहिए वो है क्लास नोट्स। क्लास नोट्स के बाद फिर अगले इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब आपके लिए है, दैट इज कोई भी ऐसा सेट जहां पे आपको पीवाईक्यूज मिल जाए। और पीवाईक्यूज कहां से लेकर के कहां तक सर, तो मैं बोलूंगा 2019 से लेकर 2024 तक इतने सारे सवाल मिल जाएंगे आपको। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है ना। इतने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इतने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसी में आपको। तीसरा रिसोर्स आपको डीपीपीज मिलेंगी, है ना, आपको डीपीपीज मिलेंगी, वो तो करना ही है। चौथे रिसोर्स की अगर अपन बात करें तो आपके मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल से जो होमवर्क मिलेगा उनको करना है। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी मेरे पास बहुत सारा टाइम है, भाई साहब मैं तबाही मचा सकता हूं और बहुत चीजें पढ़ सकता हूं, तो आप अपने मर्जी का कोई एक किताब उठा लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, उससे सवाल लगाइए। क्योंकि द वर्स्ट पार्ट इन योर प्रिपरेशन इज कि भाई कुछ दिनों में आपके ऊपर एक बहुत बड़ा, है ना, एक बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। और उस प्रेशर का नाम है, हाँ, ये प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। ये प्रेशर आना शुरू हो जाएगा भाई। कैसे शुरू होगा? घर वाले बोलेंगे कि बोर्ड इंपॉर्टेंट है, स्कूल वाले बोलेंगे कि फाइल बनवा लो, है ना, हाँ ये करो, वो प्रैक्टिकल तैयार कर लो, ये प्रैक्टिकल तैयार कर लो। तो ये सब चीज़ें प्रेशर आना स्टार्ट होगा। अच्छी बात क्या है, अच्छी बात क्या है कि ये चैप्टर भी बोर्ड में है और इसमें बोर्ड से भी खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। बोर्ड से भी खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। क्या ये बात क्लियर है? बताइए यस और नो। इज इट क्लियर, हाँ या ना? मेरा बोर्ड नहीं है सर। अच्छा, जिसको बोर्ड एग्जाम नहीं देना है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो तो चिल होके पढ़े। हाँ, प्रैक्टिकल्स आएंगे ना अभी, हाँ तंग करेंगे। स्कूल वाले बहुत तंग करते हैं भाई, स्कूल वाले बहुत तंग करते हैं। चलिए तो शुरू करें, तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात अगर अपन करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात अगर अपन करें तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसके बारे में सर? लिखिए सॉल्ट्स। अपनी कॉपी पे हेडिंग डालिए, चैप्टर का नाम तो आपने हेडिंग डाल दिया होगा, लिखिए सॉल्ट्स। सॉल्ट कैसे बनता है सर? तो जब अपन छोटे हुआ करते थे ना, नन्हे मुन्ने से बालक हुआ करते थे, तो हमें बताया जाता था स्कूल में कि एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट। एसिड और बेस क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, क्या बनाने के लिए? सॉल्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहला डेफिनेशन है क्या? इट इज the product formed when an acid reacts with a base। जब एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है सर। बहुत सिंपल सी बात है, बताओ हाँ या ना? इज इट वेरी सिंपल, वेरी डिफिकल्ट? बताइए, जल्दी जल्दी बताते जाओ भाई। सॉल्ट क्या होता है ये हम सबको पता है। आप में से कोई ऐसा तो है नहीं है जिसको सॉल्ट के बारे में पता ही नहीं करे भैया ये सॉल्ट क्या होता है? सिंपल है सर। सॉल्ट में दो चीजें हमें देखने को मिलेंगी, कटायन देखने को मिलेगा, अनायन देखने को मिलेगा। अब मैं सॉल्ट की कैटेगरीज पे आता हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अपन क्या करेंगे सर? अपन सॉल्ट को कैटेगराइज करेंगे कि अच्छा नमक, नमक की भी कैटेगरी होती है सर। हाँ भाई, नमक की भी कैटेगरी होती है। नमक को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले टाइप का सॉल्ट जो है वो क्या होगा सर? सबसे पहले टाइप का सॉल्ट आपको देखने को मिलेगा सिंपल सॉल्ट। क्या देखने को मिलेगा भाई? सिंपल सॉल्ट। अच्छा सर, प्लेन सॉल्ट है ना, फिर मसाला सॉल्ट, चीज सॉल्ट है ना, मसाला सॉल्ट, चीज सॉल्ट, ये सॉल्ट, वो सॉल्ट। और दूसरा टाइप का सॉल्ट आपको क्या देखने को मिलेगा सर? दूसरे टाइप का सॉल्ट आपको देखने को मिलेगा मिक्स्ड या फिर डबल सॉल्ट। मिक्स्ड कह लो या फिर डबल सॉल्ट कह लो। तो ये दो तरीके के सॉल्ट होते हैं सर। इनकी बात करते हैं, इसको आप ऐसे ही लिखते जाएंगे, है ना, इनकी बात करते हैं, इसको आप ऐसे ही लिखते जाएंगे।
सिंपल सॉल्ट की मैं सबसे पहली बात करूं, सिंपल सॉल्ट की मैं सबसे पहली बात करूं तो इसमें सिंपल क्यों बोला सर? इसको सिंपल इसलिए बोला क्योंकि इसके पास इट हैज वन केटायन एंड वन अनायन। क्या होगा भाई, इसके पास एक कटायन और एक अनायन अगर दुनिया में किसी भी सॉल्ट के पास है तो उसको अपन सिंपल सॉल्ट बोल देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए जल्दी जल्दी कुछ एग्जांपल बता दो यार। हाँ भाई, जल्दी जल्दी कुछ एग्जांपल बता दो सॉल्ट्स के, सिंपल सॉल्ट के कुछ एग्जांपल बता दो। ऐसा कोई भी दुनिया का सॉल्ट जिसके पास एक ही कटायन है और एक ही अनायन है, उसको अपन सिंपल सॉल्ट बोल देंगे। लेट सपोज फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एक सॉल्ट जिसका एग्जांपल आप सब लोग दोगे, मैक्सिमम बच्चे आंसर में यही लिखते हैं। मैंने बहुत बार ये देखा, अगर मान लो मैंने सवाल पूछा ना, ये भाई 5 सॉल्ट का नाम बता, और उस 5 सॉल्ट पे मैंने बोल दिया कि भाई NaCl, KCl, ये सब एग्जांपल नहीं देना है। कैटायन सोडियम और क्लोरीन, सोडियम पोटेशियम नहीं होना चाहिए, अनायन क्लोरीन ब्रोमीन नहीं होना चाहिए, तो बच्चे फंस जाते हैं, है ना, कि अरे भैया आप कहाँ से लाए, इसके अलावा भी कोई होता है क्या सॉल्ट? अरे बहुत सारे सॉल्ट होते हैं दोस्त, NaCl हो गया, KCl हो गया, फिर आपका MgCl2 हो गया, है ना, MgCl2 हो गया, और बताओ कुछ एग्जांपल सॉल्ट का, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, है ना, हाँ 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 हाँ, CaCl2, बहुत ही बढ़िया, CaCO3, ये सभी के सभी एक तरीके के सॉल्ट का ही काम करते हैं भाई, एटसेट्रा। ये सभी के सभी क्या है सर? सॉल्ट है। सॉल्ट के पास एक कटायन होगा, एक अनायन होगा, एक कटायन होगा सोडियम आयोडाइड, बिल्कुल सही, एकदम सही कह रहे हैं आप लोग। NaOH इज नॉट अ सॉल्ट, है ना, हाँ, कुछ लोग NaOH का एग्जांपल दे रहे हैं, इट इज नॉट अ सॉल्ट भाई। OH मतलब एसिड और बेस को अपन सॉल्ट नहीं बोलते हैं, प्लीज मेक श्योर, एसिड और बेस को अपन सॉल्ट नहीं बोलते हैं। हाँ, कुछ बच्चे और प्यारे प्यारे एग्जांपल दे रहे हैं, उनको भी मैं नोट डाउन करना चाहूंगा, जैसे कि KNO3, जैसे कि NaNO3, है ना, एटसेट्रा, बहुत सारे सॉल्ट हैं यार अपने पास। इन सभी में अगर आप देखेंगे तो इन सभी में आपको सिर्फ एक कटायन और सिर्फ एक अनायन देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें NaCl, तो कटायन इज सोडियम, अनायन इज क्लोराइड। इसमें ये वो कटायन है, ये कटायन है ना, ये कटायन है, ये कटायन है, ये कटायन है, ये कटायन है, आपने बोला ठीक है सर। इन सभी में अनायन कौन? एक ही अनायन है सर। जैसे यहां पे क्लोराइड मान लो, इसमें भी क्लोराइड अनायन है, इसमें भी क्लोराइड है, इसमें भी क्लोराइड है, इसमें कार्बोनेट है, इसमें नाइट्रेट है, इसमें भी नाइट्रेट है ना। तो ऐसे सॉल्ट्स को अपन क्या बोलेंगे? ऐसे सॉल्ट्स को अपन क्या बोलेंगे? इनको अपन बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। क्या बोलेंगे सर? सिंपल सॉल्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए, बोलिए 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 बोलिए, जल्दी से बताओ, क्या ये बात क्लियर है सभी को? क्लियर हो तो एक बार ही थम्स अप कर दो, फिर अपन आएंगे मिक्स्ड और डबल सॉल्ट की बात करेंगे, है ना। क्लियर है तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर दे, फिर अपन आएंगे मिक्स्ड और डबल सॉल्ट की बात करेंगे। ठीक है, बताइए। तो ये हो गया आपका, क्या कहते हैं, सिंपल सॉल्ट। ये हो गया आपका सिंपल सॉल्ट। अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो अपने पास मिक्स्ड और डबल सॉल्ट का पढ़ना है ना। लेकिन मिक्स्ड और डबल सॉल्ट की अगर अपन बात करें तो ये भी एक टाइप ऑफ सॉल्ट है, टाइप ऑफ सॉल्ट है। तो यहां पे अपन अगर लिखें तो पहले अपन लिखेंगे, यहां पे नीचे आप लिखिए मॉलिक्यूलर और एडिशन, है ना, या आप ऐसे लिख लीजिए एडिशन कंपाउंड्स लिख लीजिए, सॉरी, यहां पे आप लिखिए पहले एडिशन कंपाउंड्स, ठीक है, पहले लिखिए एडिशन कंपाउंड्स। पहले अपन किसकी बात करेंगे दोस्त? एडिशन कंपाउंड्स की। अपन बात करेंगे एडिशन कंपाउंड्स की, ठीक है। एडिशन कंपाउंड कैसे बनता है इसका एक एग्जांपल लेते हैं। बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है, आइए उसको समझते हैं, फिर अपन वापस आएंगे इस पेज पे। पहले उसको समझते हैं। मान लो ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, मान लो ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में पानी है, ये बनाना नहीं है सर, इसको बस समझ लो। इसमें KCl पोटेशियम क्लोराइड है हमारे पास। पोटेशियम क्लोराइड क्या है सर? एक्वस। उसके बाद अगर अपन बात करें, ये भी हमारे पास एक क्या है सर? ये भी हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या है? इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास है मान लेते हैं MgCl2 एक्वस।
और आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं ना। हाँ, मैंने देखा जैसे कुछ लोग ये प्रेफर करते हैं कि आप पहले पढ़ लें फिर नोट्स बाद में लिखें। नहीं सर, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चले, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चले। अब मान लो किसी ने क्या किया, इन दोनों सॉल्ट को एक बड़े कंटेनर में खाली कर दिया। इस कंटेनर में हमने इन दोनों सॉल्ट को खाली कर दिया सर। अब यहां पे क्या है सर, अब आप बोलेंगे सर यहां पे MgCl2 भी है, यहां पे KCl भी है, दोनों है हमारे पास, है ना, दोनों है हमारे पास। तो ऐसे सॉल्ट, प्लस का मतलब ये भी है और ये भी है, ये दोनों है हमारे पास। अब सुनिएगा, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, है ना, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, इसका जवाब मुझे देना आप। अगर मान लो मेरे पास NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, मेरे पास NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, इसको मैं अगर नीचे, है ना, बर्नर लगा के हीट करूं, हीट करके सारा वाटर, सारा H2O क्या कर दूं सर, इवेपोरेट करा दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा बताना, बताइए। अगर मैं यहां से सारा पानी इवेपोरेट करा दूं, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, जैसे मान लेते हैं ये क्या कहते हैं, ये बोतल है ना, इस बोतल में NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, इसको मैं हीट करके सारा पानी उड़ा दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा बताइए, बोलो यार, मेरे पास क्या बचेगा। तो आप बोलेंगे सर आपके पास ना नीचे जो है ना NaCl जमा हुआ मिल जाएगा। अरे बहुत सही, तो मेरे पास ऐसा करने के बाद NaCl तो बचेगा और सॉलिड बचेगा। क्यों? क्योंकि पानी इवेपोरेट हो जाएगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, NaCl का क्रिस्टल्स बच जाएगा मेरे पास। बहुत अच्छी बात है। वैसे ही अगर मान लो मैंने इन दोनों सॉल्ट को मिलाया भाई, इन दोनों सॉल्ट को, इसको यहां रखा, इसको यहां रखा, इन दोनों को मिला दिया मैंने, दोनों को मिलाने के बाद ये कंपाउंड बचा। इसको अपन क्या करेंगे सर, इसको अपन ने हीट किया और हीट करके सारा का सारा पानी इवेपोरेट करा दिया, सारा का सारा पानी अपन ने इवेपोरेट करा दिया दोस्त। और जैसे ही अपन पानी सारा का सारा इवेपोरेट कराएंगे, अब हमारे पास क्या बचेगा, तो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अब हमारे पास क्या बचेगा, तो प्रोसेस क्या किया था, हमने दो सॉल्ट को मिलाया था ना, हमने दो सॉल्ट को मिलाया था। अब हमारे पास एक्चुअली में, मैं आपको पहले कंपाउंड बता देता हूं, इसको जब आप ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा KCl.MgCl2। क्या बनेगा सर, KCl.MgCl2। तो आप क्या बोलेंगे, आप सीधी बात ये बोलेंगे कि अच्छा सर, आप सोचो हमने दो डिफरेंट कंपाउंड्स को लिया और उन दोनों को मिलाया, मिलाने के बाद हीट करके वाटर मॉलिक्यूल सारा एलिमिनेट करा दिया। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कराने से हमारा बेनिफिट ये हुआ कि ये दोनों सॉल्ट एक दूसरे के साथ जुड़ गए, और इस जुड़ने के प्रोसेस से जो कंपाउंड बना, इस जुड़ने के प्रोसेस से जो कंपाउंड बना, उसको अपन ने क्या बोल दिया, एडिशन कंपाउंड। तो अब आपको समझ में आया कि इसका नाम अपन ने एडिशन कंपाउंड क्यों रखा, बोलो हाँ या ना भाई। अब आपको समझ में आया कि इसका नाम अपन ने एडिशन कंपाउंड क्यों रखा, बताइए। अबे कैसे पता लगा क्या, एक बात बता, अगर मैंने NaCl और MgCl मिलाया है तो कैल्शियम कार्बोनेट तो नहीं बनेगा ना यार। अगर मान लो मैंने NaCl और MgCl मिलाया है तो मुझे कैल्शियम कार्बोनेट तो नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, गोल्ड मिल जाएगा, अरे सर इन दोनों मिलाया सोना मिल गया, ऐसा नहीं होता है ना यार। अब तुम नाम के पीछे का लॉजिक समझ गए, नाम के पीछे का लॉजिक समझ गए कि क्यों हमने इसका नाम एडिशन सॉल्ट रखा। हम कुछ भी नाम रख सकते थे, हम इसका नाम कुछ भी रख सकते थे भाई, हमारी मर्जी थी। एडिशन इसलिए रखा क्योंकि अपन ने क्या किया, अपन ने इन दोनों को मिलाया है, और इन दोनों को मिला के क्या किया है, दोनों को मिलाने के बाद, दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट को मिलाने के बाद ये हमारे पास तैयार हुआ है, एडिशन करके तैयार हुआ है। इज इट क्लियर, बोलिए हाँ है ना, इज इट क्लियर सभी को। तो चलिए वापस आते हैं। तो अब मैंने क्या बोला सर, हम पहले इसको मिटाते हैं, पहले एडिशन कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया अपन ने। किसके बारे में पढ़ा, पहले अपन ने एडिशन कंपाउंड के बारे में पढ़ा, है ना। एडिशन कंपाउंड अपन ने कैसे तैयार किया था सर, तो एडिशन कंपाउंड अपन ने तैयार किया सिंपली दो सॉल्ट को ऐड करके, और सिंपल ऐड करने से नहीं बन जाता एडिशन कंपाउंड। दो सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन को ऐड करो, गर्म करके पानी हटा दो, गर्म करके पानी हटा दो। फिर मैंने बोला अच्छा एडिशन कंपाउंड के टाइप्स पे आते हैं सर। एडिशन कंपाउंड फर्दर क्लासिफाई होते हैं, एडिशन कंपाउंड फर्दर क्लासिफाई होते हैं दो सब कैटेगरीज में, जिसमें एक कैटेगरी को हम बोलते हैं, जो अभी अपन ने ऊपर लिखा था, क्या, इसको अपन बोलते हैं डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं दोस्त, वी कॉल इट डबल सॉल्ट। और दूसरा सॉल्ट जो है वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या कहलाता है मेरे भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नॉर्मल भाषा में अपन क्या बोल देते हैं, आसान भाषा में
कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, व्हाट वी कॉल इट एज अ कॉम्प्लेक्स। तो मैं फिर बोला, देखो डबल सॉल्ट हमने तैयार किया, डबल सॉल्ट हमने तैयार किया, डबल सॉल्ट तैयार करने के बाद हमारे पास क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड हमने तैयार किया, दो कंपाउंड को ऐड करके एक नया कंपाउंड बनाया जिसका नाम एडिशन कंपाउंड रखा। एडिशन कंपाउंड के बारे में जब हम पता करने जाएंगे तो वो दोनों में से किसी भी टाइप का हो सकता है, या तो वो डबल सॉल्ट हो सकता है या वो क्या बन जाएगा सर, या वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर है बात? बताइए जल्दी से, फिर अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे अपन इन दोनों के बारे में और बातें जानेंगे कि क्या होता है डबल सॉल्ट, क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, क्या होता है डबल सॉल्ट और क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ये। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हेलो सर, हेलो भाई। सर दो से ज्यादा मिक्स करेंगे तो भी एडिशन है, तू कितना भी मिक्स कर ले भाई। जैसे नॉर्मली मैंने देखा है ऐसा कि किसी दुकान पे तुम समोसे खा रहे हो है ना, किसी दुकान पे तुम समोसे खा रहे हो, उस दुकान के पास एक चटनी है मीठी वाली, तो तुम बोलते भैया मीठी वाली। किसी के पास दो चटनी है, तुम बोलते भैया दोनों डाल दो, तीखी और मीठी दोनों डाल दो। किसी के पास तीन तरीके की चटनी है, तीखी, मीठी और सिजवान चटनी, तुम बोलो भैया इहो डाल दो, है ना। हाँ, तो तुम्हें तो समझ में आना चाहिए भाई, एडिशन कंपाउंड तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है समझना। हम तो उस प्रजाति के लोग हैं ना जो बोलते हैं भैया 10 रुपए का समोसा है, इसमें अब जो जो चटनी 10 रुपए में आती हो सब डाल दो, दही है दही भी डाल दो, है ना। हाँ जो जो चटनी है सब डाल दो। क्या मेरी बात क्लियर है बताइए, क्या मेरी बात क्लियर है? सब डाल दो सर। तो अभी हमने एडिशन कंपाउंड की बात कर ली, सिंपल सॉल्ट खत्म हो गया, एडिशन कंपाउंड की बात करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलिए, लिखिए अपनी कॉपी पे, राइट डाउन एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड कैसे बनेगा सर, तो इसका क्या खास है, तो ये भी है तो एक तरीके का सॉल्ट ही, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉल्ट, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉल्ट। आप बोलेंगे हाँ सर बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें जैसे यहां पे अपन ने सिंपल सॉल्ट में क्या देखा था, इट हैज ओनली वन कैटायन एंड वन अनायन। इसके साथ क्या है, इसके साथ खास बात क्या है कि दीज सॉल्ट्स या फिर कंपाउंड हैव one or more cation or one or more than one or more than one अनायन। मतलब ऐसा कहने का है कि यार इसके पास या तो कैटायन एक से अधिक होगा या अनायन एक से अधिक होगा, दोनों में से कोई ना कोई तो एक से अधिक होना ही होगा, दोनों में से कोई ना कोई तो एक से अधिक होगा, तभी आप इसको एडिशन कंपाउंड कहेंगे, तभी आप इसको एडिशन कंपाउंड कहेंगे। और इसका सबसे प्यारा एग्जांपल जो है वो आप सभी लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, Al2SO4 होल थ्राइस डॉट K2SO4। अरे सर इसको आपने उल्टा लिख दिया, हाँ तो क्या हो गया, डॉट 24H2O। ये क्या है सर, कई बार क्या होता है ना, मैं पहले K2SO4 लिख के पूछूंगा, है ना, कई बार क्या होता है मैं पहले K2SO4 लिख के पूछूंगा तो बच्चे बता देते हैं अरे सर ये तो पोटासियम है, पोटासियम है, पोटासियम है। लेकिन वही मैंने Al2SO4 पहले लिख दिया और K2SO4 बाद में लिखा तो उनको ऐसे लगता है कि अरे यार ये तो कुछ अलग ही कंपाउंड है, इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज पोटासियम। फिट करिए ना भाई, ये क्या है, फिटकरी है भाई जो अपन यूज करते हैं, ये फिटकरी है जो अपन यूज करते हैं ना। हाँ, सेविंग वेविंग में यूज किया जाता है ना। हाँ, तो ये फिटकरी है सर सिंपली। ये भी एक तरीके का क्या है सर, मिक्स्ड कंपाउंड है। कैसे मिक्स्ड कंपाउंड है, तो आप बोलोगे भैया दुनिया का कोई भी कंपाउंड जिसके पास एक से अधिक कैटायन है या एक से अधिक अनायन है। मैंने पूछा है भाई इसके पास कैटायन के बारे में बता, कैटायन कौन कौन सा है यहाँ पे, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताते जाओ कौन कौन सा कैटायन है यहाँ पे, बताइए। एक बच्चा कह रहा सर आप ग्रीन टी मत पियो, आप गोलू मोलू हो। अच्छा, अब तो मैं और ज्यादा ग्रीन टी पीऊंगा।
और मैं पतला होके दिखाऊंगा। तुम लोगों में के विक्ट्री सेलिब्रेशन में जब मिलूंगा तो बहुत पतला हो जाऊंगा। वैसे मैं पतला ही हूं बे। बहुत ही बढ़िया। तो आप क्या बोलेंगे सर? यहां पे हमें दो कटायन दिख गए। कौन कौन से? एक कटायन है Al+3, दूसरा कटायन है K+। हाँ या ना? कितने लोगों का मैच कर गया? यस सर, यही कटायन मिले। अबे हाइड्रोजन नहीं भाई, ये भाई हाइड्रोजन को नहीं मानना है। पानी, पानी प्लीज, पानी को आयनाइज ना करें प्लीज। ऐसे कंडीशन में पानी को आयनाइज ना करें, बख्श दे पानी को प्लीज। पानी जैसा है उसको वैसा ही रहने दें, है ना? पानी जैसा है उसको वैसा ही रहने दें। पानी के साथ ये ज्यादती ना करें, ना ना ना, पानी के साथ ये नहीं करना है भाई, पानी को ना तोड़ें। फिर मैंने बोला अनायन कौन कौन है, यहाँ पे अनायंस कौन कौन है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे अनायन सिर्फ एक है, पानी को ना तोड़े भाई, ना ना, पानी गुस्सा हो जाएगा। सल्फेट आयन। अब मेरे को बता, दो कटायन मतलब एक से अधिक कटायन मिल गया, दोनों में से कोई भी एक से अधिक हो जाए तो अपन इसको क्या बोलेंगे? अपन इसको क्या बोलेंगे? अपन इसको बोलेंगे सर इट इज अ एडिशन कंपाउंड। इट इज अ एडिशन कंपाउंड। क्या मेरी बात क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए यस और नो। अगला सॉल्ट लेते हैं। अगला सॉल्ट अपन लेते हैं CuCN होल ट्वाइस, है ना, डॉट 4KCN। इसके बारे में बताइए सर, इसके बारे में जल्दी से बताइए कि यहां कटायन कौन कौन है, यहां कटायन कौन कौन है और यहां अनायन कौन कौन है, बताइए। कटायन 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 कटायन। सर 1 मोल खत्म हो जाए, हो गए। इतनी जल्दी कैसे खत्म कर दिए बे? तो 1 मोल अगर तुमने खत्म कर दिया ना भाई, तो तेरे को पढ़ने, तू फिर क्यों यहां पे क्या कर रहा है? सर स्कूल के एग्जाम में आईओसी कैसे करूं? ये चैप्टर हो ही जाएगा कंप्लीट। प्री बोर्ड तक तुम्हारा आईओसी लगभग कंप्लीट हो जाएगा भाई। मतलब जनवरी स्टार्टिंग में हम ऑलमोस्ट एंड पे होंगे। अरे वाह। तो कैटायन है हमारे पास Cu+2, एनायन है हमारे पास K+, और मतलब अनायन जो है, सॉरी कटायन Cu2+ और K+ है, अनायन हमारे पास Cn- है। क्या ये सभी का आ गया बताओ? सर ग्रीन टी अकेले अकेले पी रहे हो तो ग्रीन टी ग्रीन पिज्जा थोड़ी है भाई कि बांट के खाऊंगा। ग्रीन टी तो अकेले पीते हैं भाई। हाँ भाई, क्लियर है यार। मैच कितने लोगों कर गया जल्दी से बता दो। मैच 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 मैच। दिसंबर में प्री बोर्ड है, कुछ जुगाड़ कर लेंगे उसका। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये सब के सब क्या है सर? एडिशन कंपाउंड है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास एडिशन कंपाउंड भी दो तरीके के होते हैं। एडिशन कंपाउंड भी कितने तरीके के? दो तरीके के। इसको कॉपी करके सीख के लिखिए। अगले पेज पे चलते हैं। अब एडिशन कंपाउंड के टाइप की बात करेंगे। अब अपन एडिशन कंपाउंड के दोनों टाइप्स की अलग अलग बात करेंगे, है ना? हाँ, मैच, वाह, बहुत ही बढ़िया। क्लियर? कॉपी कर लिया भाई? कॉपी कॉपी कर लीजिए। सर मिड दिसंबर से है, तो मिड दिसंबर तक भी अपन बहुत सारा पोर्शन डीएनए ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा भाई। डीएनए ब्लॉक तब तक, आप सोचो ना, मेरी बात सुनो। इसमें अपन को 10 लेक्चर लगेंगे, उसमें अपन को 10 लेक्चर लगेंगे, तो मैं मान के चलता हूं कि ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ नवंबर या 5-6 नवंबर तक अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये और पी ब्लॉक। डीएनए ब्लॉक में अपने को 4 से 5 लेक्चर लगेंगे, तो डीएनए ब्लॉक भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन को ही होगा। तो घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है यार। सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है कि घबराना नहीं है। अब मैंने बोला कि यार मेरे पास एडिशन कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? एडिशन कंपाउंड। इसका नाम एडिशन क्यों रखा ये भी आपको बता दिया, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन करके बनाते हैं, है ना? देख रहे हो कितनी मजेदार बात है। इसका नाम एडिशन कंपाउंड है, लेकिन इस कंपाउंड को बनाने में दो कंपाउंड को जोड़ा और पानी का सब्ट्रैक्शन किया। अबे तो नवंबर तो चल रहा है, तो नवंबर में अपने पास लेक्चर है ना यार। आज 11 तारीख है। 6 लेक्चर इस हफ्ते, 6 लेक्चर अगले हफ्ते, और 3-4 लेक्चर उसके अगले हफ्ते, तो 15 एक लेक्चर तो है ही ना।
15 एक लेक्चर तो है ही ना। अच्छा 21 नवंबर से है, फिर तो भाई बच के रहना तू। सर के पास जा, उनके पैरों में से गिर जा, बोलो सर पास करा दो, सर पास करा दो। एक बच्चा पूछ रहा सर मंजिल को कैसे मैनेज करें। यार देखो बात ऐसी है कि मंजिल बेसिकली अगर आप मेरे से पूछो तो मंजिल बेसिकली उनके लिए है जिनका पोर्शन कंप्लीट हो गया, जिनको रिवाइज करना है ना। हाँ टू बी ऑनेस्ट अगर मैं सही बात कहूँ तो मंजिल उनके लिए जिनको रिवीजन वगैरह करना है ना। हाँ अगर आप इस ट्रॉमा में रहोगे कि मंजिल देखूं या क्लास करूं तो होगा क्या पता है, आप दोनों तरफ से जाओगे, क्योंकि मंजिल में अभी आप वही चैप्टर्स पढ़ोगे जो आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, तो रिवीजन तो तुम कर लोगे, मान लेते बहुत अच्छा रिवीजन कर लिया, लेकिन यहाँ का बैकलॉग हो जाएगा, फिर तुम कहीं ना कहीं उस क्या बोलते हैं चक्र में फंस जाओगे, काल के चक्र में। तो चलिए आगे बात करते हैं, है ना। हाँ मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, वाह। चलिए तो एडिशन कंपाउंड को अपन ने डिवाइड किया दो हिस्सों में, दोनों हिस्सों की बात अब यहीं करेंगे और यहीं पे हम एज ए डिफरेंसेस इनको लिख लेंगे, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है उसको कर लेंगे। हाँ तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सॉल्ट जो होता है उसको अपन कहते हैं डबल सॉल्ट। क्या कहते हैं भाई, डबल सॉल्ट। और दूसरा जो होता है उसको अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अच्छा मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अब नहीं यूज करूंगा, मैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यूज करूंगा। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक सा रीजन ये है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कम शब्द आते हैं, लिखना आसान है। हाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कम शब्द आते हैं तो मैं उसको प्रेफर करूंगा यहां पे लिखना। हाँ इधर आ जाइए। तो अगर अपन डबल सॉल्ट की बात करें, सर डबल सॉल्ट बड़ा मजेदार सॉल्ट है। अच्छा ऐसे कैसे? डबल सॉल्ट के साथ क्या है कि इसको जैसे ही आपने पानी में डाला ना, पानी में डाला, ये अपने सारे आयंस अलग अलग कर देगा। ये क्या करेगा सर, सभी आयंस में टूट जाएगा। तो पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट ब्रेक्स इनटू ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। लिखते चलिए मेरे साथ, इन एक्वस सॉल्यूशन। अपन एक्वस सॉल्यूशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जनरली अपन सॉल्ट को पानी में ही घोलते हैं। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें तो इसको लिखने का, ये तो भाई देसी भाषा में मैंने लिखा है कि भैया टूट जाता है, देसी केमिस्ट्री की भाषा में टूट जाता है नहीं लिखते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में अगर लिखना हो तो केमिस्ट्री की भाषा में अपन लिखते हैं कि इट गिव्स टेस्ट, इट गिव्स टेस्ट ऑफ ऑल इट्स आयन। समझे, आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अब आप बोलेंगे सर टेस्ट दे देगा, इसका क्या मतलब है? इससे मेरा भी टेस्ट दिलवा दो सर, मेरा प्री बोर्ड वाला अगर दिलवा दोगे तो मजा आ जाएगा, मेरा प्री बोर्ड वाला दिलवा दोगे तो मजा आ जाएगा सर, मेरा प्री बोर्ड वाला टेस्ट दिलवा दो एक्वस सॉल्यूशन में डाल के इसको। अबे इसका मतलब ये है कि अगर मान लो हम, जैसे आपके ब्लड में अपन चेक करते हैं ना कि ब्लड में शुगर लेवल कितना है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है या नहीं है ना, हाँ ब्लड में कैस्ट्रॉल है कि नहीं है, तुम्हारे कम कैस्ट्रॉल है कि ज़्यादा कैस्ट्रॉल है, ये सारी बातें अपन चेक करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी है, सिमिलरली यहाँ पे भी है। हम एक्वस सॉल्यूशन में टेस्ट करेंगे, भैया के प्लस है, बोला हाँ हाँ के प्लस है, ई वाला सॉल्ट, अरे ई भी सॉल्ट है, ये वाला, अरे सब सॉल्ट प्रेजेंट है भाई, सब सॉल्ट प्रेजेंट है, सब केटायन मिल रहा है, सब आयन मिल रहा है, तो उसको अपन डबल सॉल्ट बोल देंगे। बड़ा ही सिंपल है भाई, डबल सॉल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डबल सॉल्ट कहलाएगा। वहीं अगर हम इन पे आ जाए, ये थोड़े से विचित्र टाइप के लोग होते हैं सर, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज थोड़ा सा अलग, इनके साथ क्या है, तो ये सभी आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं ना। और अगर अपन मैं लिखूं तो इट डू नॉट ब्रेक इनटू ऑल द आयंस, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। सभी कंस्टिट्यूएंट आयन में अपने अलग 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 नहीं टूटेंगे, है ना है ना। सभी क्या कहते हैं, हाँ एक बच्चा लिख रहा है कोलेस्ट्रॉल नहीं कैस्ट्रॉल। अबे कैस्ट्रॉल बोलना आसान है ना भाई, तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस एक बात बताओ, भाषा का क्या कहते हैं, जन्म क्यों हुआ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो तुम समझ जाओ, मैं क्या सोच रहा हूँ वो तुम समझ जाओ। तुम समझ गए भाई
है ना। मैं अगर कैस्ट्रॉल बोलना चाह रहा हूँ और तुम समझ जा रहे हो कोलेस्ट्रॉल, मैं कैस्ट्रॉल बोल के भी तुम्हें कोलेस्ट्रॉल समझा दूं, तुम तो समझ ही गए ना यार, पर्पस तो सर्व हो गया ना। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे कि सर अच्छा इट डू नॉट, है ना, यहां से मैं कुछ करूंगा आप लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। इट डू नॉट गिव्स टेस्ट ऑफ ऑल इट्स आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। सारे आयन का टेस्ट सर, कंस्टिट्यूएंट का मतलब है जिससे वो बना है, जिन भी आयन से मिलके वो बना है। सर क्या मेरी बात समझ आ गई, बताइए। सर गिव टेस्ट का मतलब दोबारा बता दो। कुछ नहीं भाई, जैसे मान लो मैंने तुम्हारा ब्लड सैंपल लिया और अभी आपको पता अभी हाल फिलहाल में डेंगू वेंगू के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं तुम्हारा ब्लड सैंपल लिया, बोला टेस्ट करा लिया, ए भैया डेंगू डेंगू का टेस्ट है, बोला नहीं नहीं डेंगू नहीं है इसको। टाइफाइड, अरे टाइफाइड भी नहीं है। मलेरिया, मलेरिया भी नहीं है। तब क्या है, इसको प्री बोर्ड का टेंशन है। हाँ, दूसरे वाले के ब्लड में डेंगू, ना ना डेंगू नहीं है जी, मलेरिया, मलेरिया भी नहीं है जी, टाइफाइड, टाइफाइड भी नहीं है जी, तब बुखार काहे आ रहा है, इसकी बाबू थाना नहीं था रही है, तो ये बुखार में आ जा रहा है। है ना। हाँ, तो यही है भाई टेस्ट। टेस्ट बड़ा सिंपल है कि देर इज अ सर्टेन टेक्निक जो कि हम सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ेंगे, उसकी बात अभी नहीं करेंगे। हाँ, है ना, उसकी बात अभी नहीं करेंगे कि टेस्ट कैसे करते हैं। हाँ, कुछ एग्जांपल मैं दूंगा। क्या मेरी बात आपको अभी समझ आई? और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं अब लिख रहा हूं, इसके लिए अपन कहते हैं इट लूजेज इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। याद रखिएगा, इट लूजेज इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, उसकी बात अगर अपन करें तो इसके लिए क्या होगा सर, इट रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एम आई क्लियर? अगर नहीं क्लियर तो आगे पेज में एग्जाम्पल से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, घबराइए मत। हाँ, अगले पेज के एग्जाम्पल से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक बच्चा लिख रहा है सर घर में कलेश हो रहा है। तो एंजॉय करो भाई, कुरकुरे लाओ और एंजॉय करो। अब कोरोना नहीं आएगा भाई, आना था आया, चला गया। अब कोरोना खाली बॉटल में मिलता है। मेरा कल से है। ऑल द बेस्ट। सब माया है, वो तो तुम समझ जाओगे धीरे धीरे। सब माया है, अभी समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ आएगा। हाँ। चलिए, कॉपी कर लिया, सीखे लिखिए अगले पेज पे। इन दोनों को मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अच्छा, इनके नीचे ना दो दो लाइन छोड़ना है भाई, क्योंकि तुम्हें एग्जाम्पल्स लिखने हैं। इन दोनों के नीचे दो दो लाइन छोड़ना है ना। आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं, अभी दोनों के एग्जाम्पल लिखने हैं, तो 2 से 3 लाइन छोड़ दीजिएगा। इसके 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट फॉर्मूले से सवाल आएगा, डायरेक्ट सीधा फॉर्मूले से सवाल आएगा भाई कंपाउंड के। चलिए अगले पेज पे चलते हैं सर। लेट्स सी एन एग्जांपल। मैंने आपको बोला कि एक भाई ने क्या किया, एक भाई ने एक एडिशन कंपाउंड तैयार किया। अब आप खुद मेरे को आंसर देते जाना। एक भाई ने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें एक एडिशन कंपाउंड तैयार किया। इस एडिशन कंपाउंड का जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरीके का था, देखिए ध्यान से। K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसमें कंस्टिट्यूएंट आयन कौन कौन से, पहले ये बताओ। इसमें कंस्टिट्यूएंट आयन कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे सर कंस्टिट्यूएंट आयन इसमें K+ है, कंस्टिट्यूएंट आयन इसमें Al+3 है, और कंस्टिट्यूएंट आयन इसमें सल्फेट है। ये 3 कंस्टिट्यूएंट्स आयन है इसके, ये 3 कंस्टिट्यूएंट आयन है। अब इसने इसको लेबोरेटरी में भेजा, बोला ये क्या बोलते हैं यार वो, डॉक्टर सालूम के, थोड़ा टेस्ट करके बताओ, है ना। हाँ, जैसे वो सीआईडी में नहीं करते थे, एसीपी प्रदुमन, गोली, है ना, पेट में गोली लगी है, इसका मतलब गोली बंदूक से ही चली होगी, फेंक के तो नहीं मारा होगा किसी ने।
तो ऐसे करके इसको भेज दिया भैया डॉक्टर सालुंके के पास, सीआईडी वाले। बोला टेस्ट करो इसका। सबसे पहले हमने क्या किया सर, सबसे पहले हमने किया टेस्ट फॉर पोटेशियम आयन K+। अब सुनना, कभी भी किसी के टेस्ट का दो चीजें हैं, कभी भी किसी के टेस्ट का दो चीजें। अगर टेस्ट पॉजिटिव आया इसका मतलब आप बोलेंगे प्रेजेंट, अगर टेस्ट नेगेटिव आया इसका मतलब आप बोलेंगे एब्सेंट। क्या मेरी बात चमकी? तो मैंने बोला भैया पोटेशियम का टेस्ट किया, बहुत सारे तरीके हैं, किस तरीके से किया उस तरीके पे अभी नहीं जाते हैं। तो आपने बोला भैया पोटेशियम का हमने टेस्ट किया और पोटेशियम का टेस्ट इसने पॉजिटिव दे दिया, इसका मतलब पोटेशियम आयन के फॉर्म में पानी में प्रेजेंट है। बोलो हाँ या ना? इसको कॉपी करना भाई, इस टेस्ट वाली चीज को नोट करना है। हाँ इसको नोट करना है दोस्त। हाँ इनके नसों में खून दौड़ रहा है, वाह। ये लिखना है भाई, ये कॉपी करना है। अगला, फिर मैंने इसमें बोला कि ये भाई रुको रुको रुको, एक बार एल्यूमिनियम +3 का भी टेस्ट करा लो, टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम +3। लेक टेस्ट नाम का एक टेस्ट करते हैं इसके लिए, है ना। सामने वाले ने बोला, सालुंके ने फोन किया, बोला ये इसमें तो इसका तो पॉजिटिव आ गया भाई, एल्यूमिनियम भी है इसमें, Al+3 पानी में घूम रहा है, Al+3 पानी में घूम रहा है। उसके बाद अगर अपन बात करें सर किस पे, उसके बाद अगर अपन बात करें सर लास्ट में अपन टेस्ट किसका करेंगे सर, आखिरी आयन का। तो अपन ने किया टेस्ट फॉर सल्फेट आयन, ये अनायन है। सल्फेट आयन का टेस्ट करने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूं। आप क्या करो सर, कोई भी कंपाउंड है ना, आप कोई भी कंपाउंड ले लो जिसमें बेरियम हो, उसको डाल दो इसमें। जैसे बेरियम क्लोराइड डाल दिया, बेरियम क्लोराइड डालते क्या होगा, बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। तो अगर व्हाइट पीपीटी बना बेरियम क्लोराइड डालने से तो हम बोलेंगे सल्फेट हो सकता है सर, है ना। तो कुछ भी किया हमने, कैसे भी किया, पता किया कि सल्फेट आयन भी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या, इसने अपने सभी कंस्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट पॉजिटिव दिया है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आपको क्या लगता है, ये एडिशन कंपाउंड तो है, ये सब बता देगा, ये एडिशन कंपाउंड तो है, ये सब बता देंगे, लेकिन ये डबल सॉल्ट है या कॉम्प्लेक्स है, ये बताना है। डबल या फिर कॉम्प्लेक्स, बताइए, बोलो भाई जल्दी से, डबल या फिर कॉम्प्लेक्स। हाँ डाउट चेक कर लेता हूं, बिल्कुल। डाउट में क्या पूछ रहे हो तुम लोग भाई? सर व्हाट इज कंस्टिट्यूएंट? कंस्टिट्यूएंट का मतलब, कंस्टिट्यूएंट का मतलब जिससे खुद बना हुआ है, जो इसके अंदर है ना, जो इसके अंदर है। व्हाट इज कंस्टिट्यूएंट, व्हाट इज कटायन? सर वेयर इज म्यूजिक? अरे वाह यार, आप लोग म्यूजिक भी याद रखा है, वो बहुत ही बढ़िया। सर मैंने ये चैप्टर पढ़ा है बस इन आइसोमेरिज्म वाला पार्ट के अलावा, प्लीज गाइड मी सर। तो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट आप पढ़ लीजिए, बाकी मत पढ़िए। कैसा पढ़ा ये मेरे को नहीं पता है। सर RMgX इज अ सॉल्ट और नॉट? इसको पानी में डाल के देखे, आयन्स में टूटेगा तो पता लग जाएगा। पानी में डाल दे ये तो ये रिएक्ट करके दे देगा तुरंत, RH। सर कंस्टिट्यूएंट आयन मतलब, कंस्टिट्यूएंट का मतलब समझ गए? मतलब जैसे कह रहे कि सर अमिताभ सर ने कहा था कि सॉल्ट एनालिसिस के बाद ही ब्लॉक केमिस्ट्री करना चाहिए, कोई दिक्कत? मतलब मेरा ये मानना है कि यार देखो सबका अपना अपना तरीका होता है, आप जिस तरीके से भी पढ़ सकते हो, है ना। हाँ आप जिस तरीके से भी पढ़ सकते हो, दैट वर्क्स, है ना। हाँ आप 10 लेक्चर में, कोई बात नहीं, अपन कर लेंगे, टेंशन मत लो। अपन काम की बात ज़्यादा करेंगे, है ना, काम की बात ही अपन करेंगे, इधर उधर की बात कम करेंगे। अबे भाई अब इसका आंसर बताओ, पोल करा लेते हैं। लो भैया एक बार पोल करा लेते हैं। डबल है ना, हाँ डबल मतलब ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन A इज फॉर डबल, ऑप्शन B इज फॉर कॉम्प्लेक्स। चलो पहला पोल तुम्हारे क्लास का देखे कितने % बच्चे सही करते हैं। पहला पोल तुम्हारे क्लास का कितने % बच्चे सही करते हैं। A और B ऑप्शन है, 2 ऑप्शन ही नहीं है भाई, तुक्का भी मारोगे तो 50% चांस है सही होने का। बस मैं ये बता दूं कि अभी पिछले पेज पे हमने पढ़ा था कि अगर कोई अपने सारे कंस्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट दे रहा है, अगर कोई अपने सारे कंस्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट दे रहा है, तो इसका सीधा सरल मतलब यह है कि उसको अपन क्या बोलेंगे, बताइए। और डाउट देख लेते हैं। सर आयंस का कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? आयंस का नहीं समझ आ रहा, क्या नहीं समझ में आ रहा मैं बता देता हूं। अगर आपको सॉल्ट देख करके कैटायन एनायन समझ नहीं आ रहा है, तब तो दिक्कत वाली बात है भाई। अब आप 12वीं में सोचो, एक बात आप सोचो, आप जी मेंस और एडवांस का पेपर लिखने जा रहे हो, और ये कैटायन एनायन एक्चुअली में समझना 9th स्टैंडर्ड की बात होती है। 9th स्टैंडर्ड के बाद अपन मानते हैं कि 11th तक आपको कैटायन एनायन थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए,
अगर आपने अर्जुना 1.0 से पढ़ा होगा पिछले साल, तो अर्जुना 1.0 में मैंने एक आधा लेक्चर तो आपको कटायन लिखवाया था कि बे ये कटायन है, ये अनायन है, इनसे सॉल्ट ऐसे बनेगा, है ना, जबकि वो सब बताया नहीं जाता है। तो यार यहाँ आके ये चीज कर पाना कि कटायन कौन सा है अनायन कौन सा है बता दूं, ये मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ सर, आईओसी जल्दी खत्म करने के लिए खजाना पर आपके लेक्चर्स देख सकते हैं, देख सकते हो आप, लाइव भी देख सकते हो, है ना। हाँ कुछ कुछ टॉपिक्स हटे हैं, कुछ इधर उधर हुए हैं, तो उनके हिसाब से वो मान लो 1 से 2 साल पुराने लेक्चर हैं, ऐसा है। हाँ चलिए तो आगे चलते हैं सर। इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में देख लेते हैं। अच्छा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, दैट इज इट इज अ डबल सॉल्ट। आइए देखते हैं 81.6% लोगों ने 16% लोगों ने ये आंसर दिया है। बाकी आप सभी लोग सी और डी वाले लोगों को एक बार जोरदार तालियां बजा दें उनके लिए। ये कितने परसेंट हो गए भाई, लगभग 4% लोग, बहुत ही बढ़िया। इसमें यश, आदि, प्रियांक, शिवांशु, सुंदरम, साहिल, पूर्व, अंकुश, आविष्कर और सौम्या, बहुत ही बढ़िया। ठीक है तो ठीक है, आप समझ गए क्या, इसने अपने सारे आयंस का टेस्ट दिया। अगले पेज पे भी हम एक सॉल्ट देखने वाले हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अगले पेज पे चलते हैं। तो इट इज अ डबल सॉल्ट। अब आप डबल सॉल्ट का कॉन्सेप्ट तो समझ गए ना। डबल सॉल्ट में सीधा सीधा ये बात है कि भैया सारे आयन का टेस्ट आपको मिलेगा, सारे आयन का टेस्ट आपको मिल जाएगा, हर एक आयन का टेस्ट आपको मिलेगा, वो डबल सॉल्ट होगा। सर क्या ये इंडिपेंडेंट चैप्टर है, बिल्कुल इट इज एन इंडिपेंडेंट चैप्टर। अब दूसरा एग्जांपल, मैंने फिर से ये क्या किया सर, टेस्ट ट्यूब लिया। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने एक सॉल्ट तैयार किया, एडिशन कंपाउंड तैयार किया। इस एडिशन कंपाउंड का फॉर्मूला है CuCN होल 2 और साथ में, है ना, CuCN होल 2 और साथ में डॉट 4KCN। ठीक है, आपने बोला हाँ सर, CuCN होल 2 डॉट में 4 या 2KCN ले लेते हैं, चलो डॉट 2KCN ले लेते हैं, डॉट 2KCN। मैंने बोला ये कंपाउंड मैंने ले लिया। इस कंपाउंड को लेने के बाद मैं क्या करूंगा, मेरा काम है सारे आयंस का टेस्ट करना। मैंने सबसे पहले इसमें कटायन अनायन पहचान लेते हैं। आपने बोला इसके पास कटायन जो है वो कॉपर +2 है, इसके पास कटायन जो है वो पोटेशियम प्लस है, इसके पास अनायन जो है वो Cn- है। सबसे पहले अपन ने किया टेस्ट फॉर K+, अपन को टेस्ट फॉर K+ मिला पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है पानी में K+ के फॉर्म में घूम रहा है। दूसरा अपन ने बात किया टेस्ट फॉर कॉपर +2। ये टेस्ट अपन करके ला रहे हैं, आप इसकी चिंता मत करो सर आप टेस्ट कैसे करा दे रहे हो। अरे ये मैं आपको इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, हाँ लिखना है लिखना है, मैं इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं दोस्त, घबराना नहीं है, इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं। हाँ ये मेरा इंफॉर्मेशन है, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। ये पॉजिटिव नहीं है सर, ये नेगेटिव है। फिर मैंने टेस्ट किया Cn- आयन का, टेस्ट फॉर Cn- आयन, ये भी क्या है सर, नेगेटिव है। अब आपसे सवाल है कि आपको बताना है वेदर इट इज अ, है ना, वेदर इट इज अ डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स। आपका समय शुरू होता है अब। 30 सेकंड का समय काफी है मेरे हिसाब से इसके लिए, है ना। 30 सेकंड टाइम इज मोर देन इनफ टाइम। 45 सेकंड्स दे देता हूं, क्योंकि ना मेरे को लगता है कि शायद 10 सेकंड का लैग होता है ना, तो 10 सेकंड आपको और ज्यादा देने के लिए 45 सेकंड्स दे देता हूं। चलिए हाँ, अब देखो तुम कॉन्सेप्ट सीख गए कि सिंपल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या फर्क है। अगर तुमने इन दोनों सवाल का, उसमें अगर 81-82% लोग सही आंसर दे रहे हैं, इसमें भी लगभग इतने ही % बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब तुम कॉन्सेप्ट सीख गए भाई। तुमने कॉन्सेप्ट का गर्दा उड़ा डाला है ना, तुमने कॉन्सेप्ट का गर्दा उड़ा डाला है। अब कॉन्सेप्ट में कोई गलती बची नहीं है। अब हम सीधा कॉम्प्लेक्स पे कूदेंगे और कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। हाँ अब इसे एक हंटर जी हमारे बीच आए हैं, जो एक दीदी को कह रहे हैं लव फ्रॉम महाराष्ट्र। गरीब इंसान से कोई प्यार नहीं करता दोस्त। और भिंडी जैसी शक्ल वाले से भी कोई प्यार नहीं करता। हाँ। वाह जी वाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, तो आप बोलेंगे सर देखो, अगर आपने सारे आयन का टेस्ट नहीं दिया तो यू आर अ कॉम्प्लेक्स। तुम कॉम्प्लेक्स हो भाई, तुम्हारे पास आयन है, तुम टेस्ट कैसे नहीं दे सकते हो, क्योंकि तुम कॉम्प्लेक्स हो। सीधी बात है, तुम्हारे पास आयन है फिर भी तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो, क्योंकि तुम कॉम्प्लेक्स हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, बी ऑप्शन। आइए देखते हैं।
80% लोगों ने इसको भी सही किया है। इस बार ये वाले लोग थोड़े कम हो गए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अगर कोई भी आयन का टेस्ट नेगेटिव आया तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोल देंगे। अगर सारे आयन का टेस्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हम उसको डबल सॉल्ट बोल दिया करेंगे। ये बात कितने लोगों को एकदम क्लियर है, बताइए। दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म, है ना, ये सबसे बेसिक बात है जो अपन इन दोनों सॉल्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। बताइए हाँ या ना। इज इट क्लियर? यस नो, यस नो, यस नो। इज इट क्लियर? हाँ भाई, इज इट क्लियर? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया है ना। हाँ, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। अब मुझे अच्छा सा लग रहा है कि चलो तुम्हें 2-3 कॉन्सेप्ट तो सिखा दिया है ना, तुम्हें शुरुआत के 2-3 कॉन्सेप्ट तो सिखा दिए। अब अपन बात थोड़ी सी कर लेते हैं किसकी, अब अपन बात थोड़ी सी कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स में ही, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में ही, है ना। यहाँ पे कुछ कुछ बातें लिखी हैं, इस पे बहुत ज़्यादा जाना नहीं है। हमने डेफिनेशन नहीं लिखना है क्योंकि हमसे डेफिनेशन स्कूल के एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। डिफरेंस पूछा जाएगा, वो मैंने आपको यहाँ पे इस वाले टेबल में ऑलरेडी लिखवा दिया है। इस वाले टेबल में मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया कि डिफरेंसेस क्या है। अब अपन इसी में नीचे मैंने बोला था ना 2-2 लाइन छोड़ देना। अब अपन एग्जाम्पल लिखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले इसके एग्जाम्पल्स में आप लिखिए। एक सॉल्ट है जिसका नाम है मोहर्स सॉल्ट। फॉर्मूला मैं लिखूंगा, घबराइए मत। दूसरा पोटाशियम, और तीसरा कार्नालाइट। ये तीनों के तीनों सॉल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों एनसीईआरटी में मेंशन्ड है सर, तीनों एनसीईआरटी में मेंशन्ड हैं। कौन कौन से सॉल्ट है? नहीं नहीं, कुछ नहीं लिखना था भाई, वो लिखना नहीं था, घबराइए मत। कौन कौन से है बताइए। तो आप क्या बोलेंगे, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कोई मेरे को बताएगा? डाउट? डाउट क्या हो गया बे? अरे डाउट क्या है तो बताओ। डाउट 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 क्या है तो बता दो। 600 बार डाउट। हाँ, एग्जाम्पल पे आते हैं। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला कौन बताएगा? सर हम क्यों बताए, तो मोहर बताएंगे। है ना। हाँ, बताइए। अरे डाउट सेक्शन में देख तो लूंगा, पहले एग्जाम्पल तो कर लूं। हाँ बोलो, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा बताइए। K2SO4 कौन बोल रहा है भाई? हाँ, अब तुम ये चीजें स्कूल में नहीं पढ़ोगे, है ना। हाँ, तो मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला दो चीजों से मिलकर बनता है, आयरन सल्फेट और साथ ही साथ पोटेशियम सल्फेट। तो अपन क्या फॉर्मूला लिखेंगे, K2SO4 डॉट FeSO4 डॉट 6H2O, यही होता है मोहर सॉल्ट। बताइए, ठीक है। नेक्स्ट, पोटेशियम की बात करें तो आपको पता सर ये भी पोटेशियम सल्फेट से ही शुरू होता है। K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस और डॉट 24H2O। कार्नालाइट की बात करें तो इट इज एन ओर ऑफ मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम का ओर होता है और इसका फॉर्मूला होता है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। ये 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं डबल सॉल्ट के। ये 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं डबल सॉल्ट के। बताइए, क्लियर है? अब मैं आपको ना यहां पे एक चीज बताता हूं। इसमें से अगर आप एक सॉल्ट देखेंगे ना तो इसमें से एक सॉल्ट गलत है, ये होमवर्क है। एक सॉल्ट का फॉर्मूला मैंने गलत लिखा है। हाँ, इधर लिख देता हूं, चलो। यहां पे एक सॉल्ट का फॉर्मूला गलत है, ठीक है। वो कौन सा एक सॉल्ट है मैं नहीं बताने वाला, आपका होमवर्क है एनसीईआरटी खोज के सही करना है। हाँ,
प्लीज इंटरनेट का यूज मत करना इसके लिए। इंटरनेट पे तुम खोजोगे मोहर सॉल्ट का या बाकी सॉल्ट का फॉर्मूला, तुम्हें 2 मिनट में मिल जाएगा। इंटरनेट से खोजोगे तो तुम एनसीईआरटी नहीं देख पाओगे। मैं चाहता हूं कि आप प्लीज एनसीईआरटी देखो, है ना। तो आप क्या करेंगे, होमवर्क है एनसीईआरटी से देखकर, एनसीईआरटी से आपको देखना है और आपको एनसीईआरटी से देख करके उसको करेक्ट करना। दिस इज होमवर्क, ठीक है। आप चाहे तो अभी देख सकते हैं, अगर आपके पास एनसीईआरटी कहीं आसपास है तो अभी देख लीजिए, रख लीजिए बाजू में एनसीईआरटी, बहुत काम आएगी। रख लीजिए बाजू में एनसीईआरटी, बहुत काम आएगी सर। मैं थोड़ी देर में इसको करेक्ट कर दूंगा, आप घबराइए मत, है ना। एक सॉल्ट है इसमें गलत है, वैसे आपको पता पोटैश एलम गलत हो नहीं सकता, पोटैश एलम गलत हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए तब तक अपन कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मूला देख लेते हैं। इस पे आते हैं सर, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ना। हाँ, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सबसे पहला और सबसे कॉमन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है जो अपन बहुत पढ़ते हैं, वो है आपका, अभी अपन ने देखा था, CuCN होल ट्वाइस डॉट 2KCN। शुरू में जब तुम इसको पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत डर लगेगा कि सर कैसे फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, सर क्या फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, सर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, है ना। लेकिन थोड़े देर में जैसे आप आगे बढ़ोगे, चैप्टर में हम तीसरे चौथे लेक्चर में होंगे, आपको इस चैप्टर में इतना मजा आने लगेगा, आप जेई का जो सवाल टच करोगे सब बनेगा सर। आप जेई का जो भी सवाल देखोगे सब बन जाएगा। तो ठीक है, ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आपका FeCN होल 2 डॉट 4KCN एटसेट्रा। ये एग्जाम्पल आपको इसके नहीं याद करने, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। हाँ, एनसीईआरटी कितने लोगों ने देख ली, जल्दी जल्दी बताओ। एनसीईआरटी कितने लोगों ने देख ली, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो। अरे वाह सर, एनसीईआरटी गूगल पे मिल जाएगी, गूगल पे फ्री पे मिलती है भाई। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, एक सॉल्ट का फॉर्मूला गलत है, और वो सॉल्ट कौन सा है, हाँ वो है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, अगले पेज पे वो सवाल कर लेते हैं। चलिए, द फॉर्मूला ऑफ मोहर्स सॉल्ट इज, ऑप्शन ए K2SO4 डॉट FeSO4 डॉट 6H2। ऑप्शन बी MgSO4 डॉट FeSO4 डॉट 6H2। सी NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4 डॉट 6H2। और डी NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट Fe2SO4 होल थ्राइस डॉट 6H2। आपका समय शुरू होता है। अब बताइए इनमें से मोहर सॉल्ट का कौन सा फॉर्मूला सही है? मोहन सर का सॉल्ट नहीं, नहीं मोहन सर का सॉल्ट नहीं है भाई ये। देखते हैं सर, 12वीं के पहले ली थी एनसीईआरटी, अब नजर नहीं आ रही। होता है ऐसा भाई, होता है। जो सीरियस स्टूडेंट ज्यादा होते हैं उनके साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? अब इसमें ना मैंने एक ट्रिक किया है, मैंने 2 जगह अमोनियम दे दिया। तो पहली बात तो है अमोनियम सल्फेट होता है फॉर्मूला, तो पोटेशियम सल्फेट तो फॉर्मूला नहीं है सर, है ना। अमोनियम सल्फेट होता है फॉर्मूला, तो इसको हटा देते हैं। ये भी अरे यहाँ टच कहीं हो रहा होगा, हाँ। ओ भाई ये क्या हो गया, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इन दोनों में अगर आप देखोगे तो ये भी अमोनियम सल्फेट है, ये भी अमोनियम सल्फेट है, यहाँ पे आयरन +2 है, यहाँ पे आयरन +3 है। इनमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो आप याद रखिएगा, इसको अपन बोलचाल की भाषा में
फेरस अमोनियम सल्फेट भी कह देते हैं मोहर सॉल्ट को, है ना, फेरस और अमोनियम सल्फेट। हमें पता है सर फेरस आयरन जो है, वो आयरन प्लस 2 होता है, तो आयरन प्लस 2 का सल्फेट और अमोनियम सल्फेट ये क्या कहलाता है, मोहर सॉल्ट। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, जो कि 67.57% लोगों ने सही किया है। इनमें से जो सॉल्ट गलत था आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, दैट इज मोहर सॉल्ट। द करेक्ट फॉर्मूला फॉर मोहर सॉल्ट इज, आप चाहे अगर आपने नोट्स में लिख रखा है तो आप इसको ना बस हल्का सा ऐसा मत करना, हल्का सा काटना ऐसा और ऊपर लिख देना कि ये पोटेशियम सल्फेट नहीं है, यहाँ पे अमोनियम सल्फेट होगा। आप बोलोगे अरे सर नोट्स गंदा करा दिया। भाई नोट्स गंदा कराना मेरा मकसद नहीं है, मेरा एक ही मकसद है कि तुम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने ऑब्जर्व किया है बच्चों के साथ, यहाँ पे पोटेशियम वगैरह लिखने के पीछे रीज़न ये है कि बच्चों को ना जब 2 महीने बाद 3 महीने बाद यही सेम सवाल पूछो ना इन दोनों सॉल्ट के बारे में, तो उनके दिमाग में आधा पोटाशियम होता है, उनके दिमाग में आधा जो है वो क्या होता है सर, पोटेशियम होता है ना, और आधा क्या होता है, आप बोलेंगे आधा पोटेशियम है सर और आधा उनके दिमाग में है मोहर सॉल्ट। तो ये दोनों को मिला के लिख देते हैं कि आयरन सल्फेट तो दोनों में है ना, मतलब सल्फेट है, आयरन सल्फेट उनको याद रहता है कि मोहर में आयरन सल्फेट है। और बहुत बार ये देखा है मैंने बहुत सारे पेपर में कि बच्चों को अगर मोहर सॉल्ट का K2SO4.FeSO4 फॉर्मूला दो, आधे बच्चे फंस जाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है बताइए, क्या मेरी बात क्लियर है बताइए, बोलिए। हाँ जी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जल्दी से बताइए। अगले पन्ने पे चले, लेट्स मूव। एक बार फटाफट थम्स अप कर दीजिए, अब कसम खा लो भाई सर जिंदगी में कुछ भी हो जाए मोहर सॉल्ट तो गलत नहीं करेंगे, जिंदगी में कुछ भी हो जाए मोहर सॉल्ट तो गलत नहीं करेंगे। हाँ कोई बात नहीं यार, बताइए। सर मेरी एनसीईआरटी चोरी हो गई स्कूल में तो तू किसी और की चोरी कर ले भाई, अभी तो कुछ दिन और स्कूल बचे हैं अभी तो कुछ दिन और स्कूल बचा है भाई। हाँ मेरी कसम खा लो, कोई बात नहीं, गलत मत करना बस। हाँ आगे बढ़े, अगले पेज पे चले। चलिए, तो अभी तक अपन किसकी बात कर रहे थे, अभी तक अपन बात कर रहे थे कुछ ऐसे सॉल्ट की यार जो थोड़ा अलग तरीके के होते हैं, उनको लिखने का तरीका भी अलग होता है, उनको लिखने का भी तरीका अलग होता है। अब अपन कहाँ पे चलेंगे सर, अब अपन बात करेंगे टर्मिनोलॉजीज की। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको नोट मत करना, बस सुन लो। इससे रिलेटेड कभी जेई पे सवाल नहीं आया है, इससे रिलेटेड जेई में सवाल नहीं आता है ना। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर इसके आगे क्या लिखा है, ये आपको, अच्छा ओके ईटीसी लिख दिया है, ठीक है ठीक है मैं समझ गया भाई। यहां पे इसको मिटा लो, ये है, कुछ बच्चे इस पे डाउट पूछ रहे थे, ये है FeCN2 होल ट्वाइस डॉट 4KCN, बस ये 2 एग्जाम्पल्स दिए थे, है ना, ये 2 एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। हाँ चलो, सर चोरी करना मत सिखाओ। अबे मैं चोरी करना थोड़ी सिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी क्या है, थोड़े दिन बाद तो चला ही जाएगा, फिर आपको उसको यूज नहीं करना होगा। खैर अपन अब आगे आते हैं, अब अपन बात करेंगे किसकी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको सुन लो और समझ लो, बहुत छोटा सा, बहुत फर्जी कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्लेक्स की बात करें ना यार, तो कॉम्प्लेक्स भी कई बार हमें धोखा दे जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कई बार हमें धोखा दे जाते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं भैया एकदम परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, इसको लिखना नहीं है बस सुन लो। कुछ कॉम्प्लेक्स को अपन कहते हैं परफेक्ट, कुछ कॉम्प्लेक्स को अपन कहते हैं इम्परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या होता है, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स के साथ क्या है, तुम इसको इनके सामने कुछ भी रख दो, ये अपने सारे आयन का टेस्ट नहीं देंगे। तुम इनके सामने कुछ भी कर दो, ये अपने सारे आयन का टेस्ट नहीं देंगे। इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या है, ये अपने सारे आयन का टेस्ट दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि सामने क्या चीज रखी हुई है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये क्या होता है ना, ये अपने जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना इनका, वो भी ब्रेक कर जाता है। तो सीधी सीधी बात है कि एक बहुत ही बेहतरीन टाइप का कॉम्प्लेक्स परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कहलाता है, और हमें हमारे सिलेबस में परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस के बारे में ही पढ़ना है, ये भी याद रखिएगा, हमें हमारे कॉम्प्लेक्सेस में परफेक्ट सिलेबस के बारे में ही पढ़ना है। क्लियर है बात, बताइए, इज इट क्लियर।
बताइए बताइए बताइए। चलिए आगे चलते हैं सर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। अब हम बात करेंगे, लिखिए अपनी कॉपी पे हेडिंग डालिए, बेसिक टर्मिनोलॉजीज। बेसिक टर्मिनोलॉजी को लिखने के पहले आप बड़ा बड़ा एक कंपाउंड लिख लो, एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है उसको मैं लिखता हूं। सी द फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, जनरली मैं तो जब भी पढ़ाता हूं इसी कंपाउंड के साथ शुरुआत करता हूं। दिस इज K4 FeCN होल 6, और यहां पे अपन लगाते हैं बड़का ब्रैकेट। यहां पे अपन क्या लगाते हैं? बड़का ब्रैकेट। इस बड़के ब्रैकेट का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, इस बड़के ब्रैकेट का मतलब क्या है सर? इसका मतलब है ये है अंबुजा सीमेंट की दीवार। और अंबुजा, ये मत लिखना भाई अंबुजा सीमेंट की दीवार। अंबुजा सीमेंट की दीवार जब अपन कहते हैं तो मेरे को एक ऐड याद आता है ना, दो भाई एक दीवार के बीच में ऐसे बातचीत करते हैं कि भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं, तो उधर से आवाज आता है टूटेगी कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। तो बात ये है कि इसकी अगर अपन बात करें तो ये भाई साहब जो बड़े ब्रैकेट के कॉम्प्लेक्स में कैसे आया, बड़ा ब्रैकेट कहां से आया, इस पे घबराने की बात नहीं है। जो भी चीज अपन बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, ये सारे के सारे आयन, अब ये सारे के सारे आयन अब अपना टेस्ट नहीं देंगे। मतलब मैं आपको ये भी सिखा देता हूं कि अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स लिखा है तो कौन कौन से आयन का टेस्ट मिलना चाहिए। अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं, है ना, पहले थोड़ी सी बात, लिखना मत, सुन लो खाली, अभी लिखना नहीं, सुनते रहेंगे आराम से। सबसे पहले मैंने बोला सर अगर यहां पे हम आयंस देखें तो हमारे पास K प्लस है, हमारे पास आयरन +2 है, और हमारे पास साथ में Cn नेगेटिव है। लेकिन ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर की चीज है ना, ये भाई साहब आयनाइज नहीं होगी, ये आयनाइज नहीं होगी। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि सर इस पूरे के पूरे बड़के कंपाउंड में कौन सा पार्ट है, कौन सा आयन है जो आयनाइज होगा, बता दीजिए कौन सा आयनाइज होगा, जल्दी से बताइए। इसमें से किसका टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा? K प्लस का टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा? बोलो यार जल्दी से। सस्ता नहीं सबसे अच्छा तो बांगर सीमेंट होता है भाई। सर आज पनीर बनेगा, पनीर बनेगा भैया यार। K प्लस पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें सर आयरन +2, तो आप बोलोगे सर आयरन +2 तो अंबुजा सीमेंट की दीवार में कैद है, ये टूटेगा नहीं, ये अपना टेस्ट नहीं दे पाएगा सर, ये भी अपना टेस्ट नहीं दे पाएगा सर। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो हाँ ना। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई? पोटेशियम के लिए पॉजिटिव, बाकी दोनों के लिए नेगेटिव, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट चीज कभी भी टूटेगी नहीं। बात समझ आई? क्लियर है बात? चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको लिखना नहीं था, बस आपको समझाने के लिए बताया। अब यहां पे हम इन सब का नाम जानना चालू करते हैं। कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स के, कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स के बाहर जो चीज आती है, ये वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं सर? बाहर आने वाली चीज को अपन क्या नाम देते हैं? तो इसको हम कहते हैं काउंटर आयन। वी कॉल इट काउंटर आयन। ठीक है भाई, बोलिए यस और नो। दिस इज सिंपली काउंटर आयन, दिस इज सिंपली काउंटर आयन, है ना। हाँ, पटल पनीर, अरे यार ये स्टोरी मैंने तुम लोग सुनाई है क्या, मैथ्स वाली, अपने स्कूल वाले टाइम की। हाँ, दिस इज काउंटर आयन। काउंटर आयन के बाद जो पूरे कॉम्प्लेक्स में एक दूल्हे राजा होते हैं भाई, जिनके इर्द गिर्द पूरी कहानी बनती है, उस दूल्हे राजा की बात करें तो यहाँ पे वो दूल्हे राजा जो है, वो यहाँ पे जो दूल्हे राजा है वो ये Fe है सर, आयरन, है ना। इसको अपन क्या कहते हैं? इसको कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल प्रेजेंट होता है, इसको अपन कहते हैं CMA, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। सेंट्रल मेटल एटम, अगर कोई चार्ज नहीं है इस पे तो एटम, और अगर चार्ज है तो इसको आयन बोल देते हैं। और याद रखना आज के बाद सेंट्रल मेटल एटम या आयन को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? तो इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे CMA से, CMA यूज करेंगे। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। अगर अपन इसकी बात करें सर Cn की, तो ये जो Cn नेगेटिव यहां पे है, इसको अपन बोलते हैं लीगेंड। क्या बोलते हैं?
लीगेंड। सर कैसे इसका नाम लीगेंड पड़ा, कौन लीगेंड है, ये सब आप पहचानना सीख जाएंगे। इन सब चीजों में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इन सब चीजों में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? उसके बाद लीगेंड के साथ यहां जो नंबर लिखा है, जैसे यहां पे क्या लिखा है 6, ऐसा जो भी नंबर लिखा है उनको अपन क्या बोलते हैं सर? इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं सर? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। उसके बाद अगर आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स को देखेंगे तो पूरे कॉम्प्लेक्स को देख के आपको पता लगेगा कि इस आयरन पे +2 चार्ज है। कितना चार्ज है? +2। तो जो चार्ज होता है सेंट्रल मेटल एटम पे उसको अपन क्या बोलते हैं सर? आप बोलोगे इस चार्ज को अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर रेडॉक्स में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, कोई भारी बात नहीं है, सिंपल है भैया। बहुत सारा प्रैक्टिस भी कर रखा है ऑक्सीडेशन नंबर का, बहुत सारा प्रैक्टिस भी अपन ने कर रखा है। और ये जो पूरा बड़का ब्रैकेट है ना, ये जो पूरा बड़का अंबुजा सीमेंट की दीवार, इसको अपन क्या बोलते हैं सर? इसको अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। पूरे बड़े ब्रैकेट को अपन, अंबुजा सीमेंट की दीवार को अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब अपना काम क्या है? इन सब के बारे में पढ़ना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको यह भी बता देता हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लीगेंड है। सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो लीगेंड का है ना। तो अपने पास लगभग कितने 12-15 मिनट बच रहे हैं। 15 मिनट में अपन सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले अपन देखो, मेरे पास बहुत सारी बात अगर मैं करूं तो मेरे पास बहुत सारे नोट्स है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, पर मेरे को यार वैसे मजा सा नहीं आता पढ़ाने में, समझ गए। जैसे मेरे पास वो सब कुछ लिखा है, देखो ये जो भी बातें मैंने पढ़ाई उन सब का डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब वो तो यूजेस था, है ना। एप्लीकेशन तो अपन लास्ट में करेंगे। सॉल्ट क्या होता है, सिंपल सॉल्ट क्या है, मॉलिकुलर सॉल्ट क्या है, ये वो ऐसे वैसे ये सब लिखा हुआ है। बट मेरे को ऐसे फील नहीं आता भाई जब तक मैं लिखता नहीं हूँ ना। और मैं तो चाहता हूँ कि मैं भी लिखूँ, आप भी साथ पे लिखते रहो, उससे आपके नोट्स भी बनते रहते हैं, उसके आपके नोट्स भी बनते रहते हैं, है ना। ये बेस्ट पार्ट है। आप इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करके सी के लिखिए। तब तक मैं कुछ कोमल डाउट्स ले लेता हूं, कठोर बच्चों के कोमल डाउट्स। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बैकलॉग है, प्लीज हेल्प। यार तो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मैं बस इतना बोलूंगा इनऑर्गेनिक में बैकलॉग ना बनाए प्लीज, है ना। सर पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट देगा, कैसे पहचाने? अबे बड़ के डब्बे के अंदर जो चीज है भाई साहब, उसको तुम, पानी की औकात नहीं है उसको तोड़ के बाहर निकाल दे, ना 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 ना, पानी की औकात नहीं है। तो पानी इनको अलग आयन में नहीं अलग कर पाएगा, ये जहां रहेंगे साथ में रहेंगे। और क्योंकि ये जहां रहेंगे साथ में रहेंगे, इसी के लिए मैंने कहा था ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे। इनकी आइडेंटिटी है ये अंबुजा सीमेंट, भाई साहब इसी में रहेंगे, बाहर जाएंगे ही नहीं। तो टेस्ट नेगेटिव देंगे। ऐसे जो भी बड़े के डब्बे के अंदर है वो टेस्ट नेगेटिव देगा, जो भी आयन बड़े डब्बे के बाहर है वो टेस्ट पॉजिटिव देगा। अंबुजा सीमेंट की दीवार आइसोलेट करेगी अंदर वालों को, बिल्कुल सही बात है ना। सर आयनाइज्ड क्यों नहीं होगा? आयनाइज्ड इसलिए नहीं होता क्योंकि आपस में इतने स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं कि फिर पानी इन पे अटैक करके इनको अलग कर ही नहीं पाता है सर, ये बात है। चलिए तो आगे चलते हैं सर, मूव टू नेक्स्ट पेज। अब अपन बात करेंगे, सबसे पहले लिखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। राइट डाउन, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। इसको अपन शॉर्ट में CMA ही बोलेंगे भाई, CMI नहीं बोलेंगे, है ना। हाँ, शॉर्ट में अपन CMA ही बोलते रहेंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन का मेन काम क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम या आयन का मेन काम क्या होता है तो समझिएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल का ऐसा आयन जो लीगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, तो इसका काम क्या है सर? इट एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लीगेंड्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है सर? लीगेंड से डायरेक्टली बॉन्ड बनाता है। और बनाता कैसे? उनसे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके, उनसे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके। तो बेसिकली इनके बीच का बॉन्ड कैसा होगा तो सुनिएगा। तो आप एक बात बताना, लोन पेयर एक्सेप्टर को अपन क्या बोलते हैं? आप बोलोगे सर लोन पेयर एक्सेप्टर को ना अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ा था। कहां? 11वीं क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था सर, कि एक लेविस एसिड नाम का चीज होता है। क्या? लेविस एसिड, है ना। तो दे एक्ट एज लेविस एसिड, दे एक्ट एज लेविस
एसिड, यानी कि दे एक्सेप्ट लोन पेयर। लोन पेयर एक्सेप्टर को हम क्या कहते हैं? बोलो बोलो बोलो। लोन पेयर एक्सेप्टर को अपन कहते हैं, बताइए। तो आप बोलेंगे सर लोन पेयर एक्सेप्टर को अपन कहते हैं लेविस एसिड्स। अगला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा सर। ये बात तो हमें पता लग गया कि ठीक है ये लेविस एसिड की तरह काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। आपके मन में ये भी तो सवाल आना चाहिए कि सर कंडीशंस क्या क्या होती हैं तो टू बी अ सेंट्रल मेटल। तो अब अगला पॉइंट लिखिए, है ना, कंडीशंस। टू बी अ सेंट्रल मेटल एटम, क्या क्या कंडीशंस होती है? सबसे पहले कंडीशन की बात करते हैं सर। लेट्स मूव टू कंडीशन नंबर 1। क्या लगता है आपको सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? बोलो यार, सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? तो आप बोलेंगे देखो सर सबसे पहला कंडीशन मुझे जो लग रहा है ना, बहुत सारे कंडीशंस आपको लग सकते हैं कि सर एक बात बताओ, इसको एक्सेप्ट करना है लोन पेयर, इसको एक्सेप्ट करना है लोन पेयर, और लोन पेयर एक्सेप्ट करके रखेगा तो कहीं। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन पेयर कहां रखेगा? इलेक्ट्रॉन को कहां रखेगा? आप बोलोगे सर ऑर्बिटल्स में। तो सबसे पहला कंडीशन है इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। आप बोलेंगे इट मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स। अगर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है बेटा तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा, सारा सारा खेल ही खत्म। सबसे पहली बात है वेकेंट ऑर्बिटल तो होना ही चाहिए, वहीं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, वहीं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। दूसरा पॉइंट है इसके पास इलेक्ट्रॉन की, इसको फील होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की कमी। हाँ या ना बताओ यार। अगर मैं एक सेंट्रल मेटल एटम हूं, मेरे को फील ही नहीं हो रहा, मेरे को लग रहा भाई मेरे पास तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्यों किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने जाऊं? अब तुम यार मान लो अंबानी को जाके तुम बोलोगे कि अंबानी जी ये लीजिए 5,000 रुपया, है ना, जैसे आजकल वो वीडियो नहीं बनाते हैं कि कोई मान लो ऐसे जा रहा है, पता नहीं स्क्रिप्टेड होता है क्या होता है मुझे नहीं पता, कि जबरदस्ती किसी को पकड़ेंगे, बोलेंगे तुम गरीब हो, हाँ गरीब हूँ, लो 5,000 रुपया, और फोटो खिंचवा लेंगे। स्माइल करो बे, वहां देखो कैमरे कैमरे में देख के स्माइल करो, 5,000 रुपया लो, स्माइल करो, है ना। हाँ, और चूरन लेवल वाला नोट है। तुम अंबानी को ऐसे नोट देने जाओगे, अंबानी पैसा लेगा, मार के भगाएगा तुमको, है ना। तो वैसा ही सीन है कि भाई इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कमी होनी चाहिए। पहली बात, इनको कमी फील होनी चाहिए। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इनके पास मस्ट हैव हाई चार्ज डेंसिटी। क्या होना चाहिए सर? चार्ज डेंसिटी इनका बहुत ज्यादा होना चाहिए। चार्ज डेंसिटी, कौन सा चार्ज डेंसिटी? तो आप बोलेंगे सर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, है ना। कौन सी डेंसिटी? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। सर डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है सर क्या कहते हैं, बेसिकली जो भी चीज ऊपर रख दो और नीचे साइज या वॉल्यूम ले लो। चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे सर? तो चार्ज डेंसिटी को बेसिकली अपन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं मेटल आयन के लिए। फाई किसके बराबर है सर? फाई इज चार्ज डेंसिटी, फाई इज चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होगा? आप बोलेंगे सर चार्ज अपॉन साइज या वॉल्यूम लिख लो, चार्ज अपॉन साइज, क्योंकि स्फेरिकल मानते हैं अपन, साइज जितना रेडियस जितना वॉल्यूम उसी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अरे हाँ या ना। तो इनके पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने का एक और तरीका है, क्या? साइज छोटा कर दो। इनका क्या होना चाहिए? शुड हैव स्मॉलर साइज, शुड हैव स्मॉलर साइज। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो सुनना। सबसे मजेदार बात यह है, हाँ वॉल्यूम मतलब, अबे अब मान लो अगर हमें एटम का रेडियस पता लग गया तो 4πr³ हो जाएगा ना यार, वॉल्यूम ही हो जाएगा, वो अपन निकाल लेंगे, वो उतनी ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। अब मैं ये कह रहा हूं यार शुड हैव स्मॉलर साइज, साइज भी छोटा। अबे साइज जितना छोटा फाई उतना बड़ा, फाई जितना बड़ा उतना इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी तो वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर से खींचेंगे यार, वो लाया ना। हाँ सर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वर्क फंक्शन है क्या? नहीं नहीं, ये फाई है सर, इसको अपन चार्ज पोटेंशियल कह देते हैं ना, या सॉरी चार्ज डेंसिटी कह देते हैं।
क्लियर है। अब आप देखेंगे कि ये सारे के सारे है ना, दूल्हे राजा बनने के लिए ये कंडीशन है क्या कि भैया अगर दूल्हे राजा बनना है तो पहले तो नौकरी होनी चाहिए, है ना, नौकरी, उसके बाद तुम अनमैरिड भी होने चाहिए। वेकेंट ऑर्बिटल, अबे अनमैरिड हो गए तभी तो शादी होगी, है ना। हाँ, और तीसरे पॉइंट की बात करें तो, तीसरे पॉइंट की बात करें, सरकारी नौकरी वोकरी हो तो और भी बेहतरीन बात है, सरकारी नौकरी वोकरी हो तो और भी बेहतरीन बात है ना। हाँ, तो ये सब कुछ कंडीशन है दूल्हे राजा बनने के लिए वहां पे। यहाँ पे दूल्हे राजा बनने की सिंपल कंडीशन है भाई, एक तो तुम्हारे पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, दूसरा आपके पास हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होना चाहिए, साइज कम होना चाहिए। और अब आप बोलोगे सर ये सब फुलफिल कौन करता है, ये भी तो बताइए, उस पे आते हैं सर। दीज कंडीशंस आर जनरली फुलफिल्ड बाई, दीज कंडीशंस are generally fulfilled by D and F block metals, क्योंकि इनके पास खूब सारे वेकेंट ऑर्बिटल हैं, पहली बात है। दूसरी बात, इनका साइज भी छोटा होता है। अबे एस ब्लॉक का मेटल तो बहुत बड़े साइज का होता है ना यार। पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर मैं ग्रुप 1 के कटायंस को देखूं तो ग्रुप 1 का कटायन एक तरीके से सबसे बड़ा, है ना, एक तरीके से सबसे बड़ा कटायन होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो। अबे अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो साइज छोटा कैसे? ए भाई एक बात बता, ये है एक फ्रैक्शन, अगर मैंने डिनोमिनेटर को किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कम कर दिया, 100 समोसे हैं, 100 लोगों में बांटने हैं, कितने मिला? एक। डिनोमिनेटर कम कर देते, 50 लोगों में बांटने हैं, अब कितने समोसे मिलेंगे? सर समोसा वाला तो समझ आ रहा है सर, समोसा एकदम क्रिस्टल क्लियर सर, लेकिन चार्ज डेंसिटी नॉट क्लियर सर। समोसा है जालू सर, एंड माई ब्रेन ऑल्सो है जालू, तो कॉन्सेप्ट एंड आलू मैच क्लियर। चार्ज डेंसिटी सर नो आलू, आलू नो आलू, नॉट क्लियर। कॉपी कर लीजिए इसको एक बार, तब तक मैं थोड़े से डाउट देख लेता हूं, है ना। हाँ सर, लीगेंड क्या होता है समझ नहीं आया, अभी समझना, अभी मैं क्या, अभी ये टर्मिनोलॉजी में यही तो पढ़ रहे हैं ना, कौन क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी में यही पढ़ रहे हैं भाई, कौन क्या होता है टर्मिनोलॉजी में यही तो पढ़ रहे हैं कौन क्या होता है, ये छोटा कैसे होगा? मैंने तो अरे छोटा हो जाता था ऐसे। चलो सर, लीगेंड क्या होता है ये पढ़ेंगे आगे, घबराना नहीं सर, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में काउंटर आयन भी तो डिसोशिएट हो जाता है। काउंटर आयन डिसोशिएट हो जाता है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि काउंटर आयन टूट के अलग हो जाता, तो मैं हमेशा कह रहा हूँ काउंटर आयन तो हमेशा टूटेगा सर, काउंटर आयन तो हमेशा पॉजिटिव टेस्ट देगा सर। अप्रॉक्स हर चैप्टर का कितना लेक्चर लग जाएगा? मेरे को लगता है कि अगर लगातार क्लासेस चलती रही इसी तरीके से, तो हम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के पहले अपना सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। एडवांस के टॉपिक्स को भी इंक्लूड कर रहा हूं मैं इसमें, मेटलर्जी वगैरह को भी इंक्लूड करके बता रहा हूं, है ना। हाँ, तो अगर उसको अपन हटाते हैं कि मेंस के बाद उसको करेंगे तो हमारे पास और टाइम होगा। तो जब फैकल्टी रिवील में नाम नहीं आया था PC 1.0 में, मैं रोया था कि मेरा गोलू मोलू सर नहीं आए। अरे कोई बात नहीं, उस टाइम पे मेरे कुछ पर्सनल रीजंस भी थे, है ना। अगर आप लोग को शायद पता हो, है ना, कि आई हैव अ स्मॉल बेबी बॉय नाउ, है ना। हाँ ठीक है, तो दैट वाज कंडीशन। उस टाइम पे मैं थोड़ा फ्री टाइम चाह रहा था टू स्पेंड, है ना, क्योंकि हम उस टाइम पे 2 लोग थे घर पे, और यार अच्छा रहता है एक दूसरे को टाइम दो, थोड़ा सा हेल्प चाहिए होती है ना। हाँ, तो ऐसा है सर। व्हाट इज वैकेंट ऑर्बिटल? वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब है खाली ऑर्बिटल, ठीक है। फिजिक्स क्लास 45 से होगी, 30 से नहीं होनी चाहिए, 45 से होगी सर, है ना। हाँ, तो ऐसा है। तो उस टाइम पे यार मैं इसी के लिए शुरू में बहुत सारे बैचेस में ऐसा था कुछ कुछ, हाँ, है ना। सर पीपीटी हमें दे देना, रोज लेके आना पीपीटी से ही मजा आवे। हट, मजा दिलाने के लिए आया हूं तेरे को यहाँ पे। सर लिविस एसिड क्या होता है, ये भी बहुत सारे बच्चों ने पूछा है। लिविस एसिड कोई भी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे,
कोई भी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे उसको अपन लेविस एसिड कहते हैं, है ना, उसको अपन लेविस एसिड कहते हैं। फिर सर प्लीज 30 मिनट्स एक्स्ट्रा पर डे रिकॉर्डेड दे दीजिए, लास्ट के चैप्टर बहुत खत्म कीजिए 10 दिसंबर तक आयुषी। भाई ऐसा है आर्टिस्ट जी, अगर नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, पढ़ाऊंगा तो मैं प्यार मोहब्बत से। और जल्दी क्यों पढ़ना है तुम्हें, जल्दी करके क्या कर लेगा, एक बात बता। मैं ये कह रहा हूं कि इनऑर्गेनिक तू रट के जाएगा, रटने वाला टॉपिक अपन आराम से पढ़ के अगर कर सकते हैं तो तू इनऑर्गेनिक के एंड से तो फ्री रहना भाई। इनऑर्गेनिक तो एग्जाम के अगर 5 दिन पहले खत्म होती तो और खुश होना चाहिए कि चलो 5 ही दिन पहले खत्म हुआ, भूलेंगे तो नहीं बे। कैसा आदमी यार। और वैसे भी 2-3 टॉपिक ऐसे हैं, जैसे अगर मैं 12वीं में देखूं तो मेटलर्जी नहीं है, मेटलर्जी है नहीं, पूरा चैप्टर ऐसा हमें पढ़ना है जो है ही नहीं सिलेबस में। पी ब्लॉक अगर अपन जेई मेंस के लिए देखें तो जेई मेंस के लिए पी ब्लॉक 4 लेक्चर का भी नहीं है भाई, 3 लेक्चर का है। सर ये सब एनसीईआरटी में कहां मिलेगा, एनसीईआरटी में इतनी बातें आपको नहीं मिलेंगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। एनसीईआरटी की शुरुआत ऐसे होती है कि ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जहां पे हमें क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेस वगैरह मिलते हैं, है ना। चलिए सर 11th की आयुषी बर्बाद है, प्लीज गाइड। 11th की आयुषी के लिए मैंने एक छोटा सा सेशन दिया था 5 मिनट का दिवाली के पहले, कि दिवाली और छठ वगैरह की आपकी छुट्टी होगी तो प्लीज़ 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 उस टाइम में क्या करना है आपको, 2 लेक्चर्स हैं पढ़े हुए हैं उनको देख लो, एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, एक केमिकल बॉन्डिंग का। ये 2 लेक्चर देख लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना, ये 2 लेक्चर देख लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो यहीं पे आज की क्लास अपन एंड करते हैं ना, यहीं पे आज की क्लास अपन एंड करते हैं। हाँ फिजिक्स की क्लास है, बिल्कुल मुझे पता है फिजिक्स की क्लास है, मुझे बिल्कुल पता है, तभी मैं कह रहा हूँ यहीं पे अपन आज की क्लास एंड करते हैं। अपन कल की क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फिर ये कुछ मेरे पास आया था कि आप लोगों का शायद बोर्ड एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए अपन ने ना शायद सैम्पल पेपर 31 सैम्पल पेपर तैयार कराए हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और इंग्लिश हैं सारे सब्जेक्ट्स, है ना। तो आप इसको भी एक बार चेक कर सकते हैं, ये अपन ने तैयार कराया। खैर वापस आते हैं समरी पे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा मैं आपको बता देता हूँ। आज के लेक्चर में सबसे पहली चीज अपन ने सीखी कि सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं, और सॉल्ट के टाइप पे अपना मेन फोकस तो सिर्फ एक सॉल्ट पे था, लेकिन अगर मैं कहूं तो हमने सबसे पहले एडिशन कंपाउंड के बारे में जाना कि 2 सॉल्ट या 2 से अधिक सॉल्ट को मिला करके अगर अपन उसको क्या करें, उनके एक्वस सॉल्यूशन को एक साथ मिला दें, एक्वस सॉल्यूशन को मिलाने के बाद उनसे वाटर मॉलिक्यूल एवोपोरेट करा दें तो हमें सॉल्ट मिल जाता है, जिसको अपन एडिशन कंपाउंड कहते हैं। एडिशन कंपाउंड के बाद इनके दोनों टाइप अपन ने देखे, दैट इज अ डबल सॉल्ट, और दूसरा अपन ने क्या देखा, दूसरा अपन ने देखा कॉम्प्लेक्स। आप सभी को एक ही बात ध्यान रखना है कि डबल सॉल्ट में जितने भी आयन हैं सबके टेस्ट हमें मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स में सबके टेस्ट नहीं। पढ़ के ब्रैकेट के अंदर अंबुजा सीमेंट के अंदर जो है वो टेस्ट देने वाला नहीं है। उसके बाद फिर अपन ने सेंट्रल मेटल एटम, जो टर्मिनोलॉजीज है उसमें अपन ने सेंट्रल मेटल एटम कर लिया है। कल की क्लास में हम सारी टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट करके स्टार्ट कर देंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर भी। क्या ये बात क्लियर है, बताइए। चलिए होमवर्क की बात करें तो होमवर्क में आप क्या करेंगे सर, नोट्स रिवाइज करेंगे, क्लास नोट्स रिवाइज करेंगे, है ना। नोट्स रिवाइज करने के बाद मैं बोलूंगा एनसीईआरटी से कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं, उसको पढ़ने की कोशिश करना। एनसीईआरटी से आप टर्मिनोलॉजीज वाला पार्ट पढ़ेंगे और थोड़ी कोशिश करेंगे, अगर आपको समय मिलता है तो टर्मिनोलॉजी थोड़ा समय मिलता है तो आप लीगेंड्स के बारे में जरूर पढ़ के आना, है ना। टर्मिनोलॉजीज में लीगेंड्स के बारे में पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना, नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, अपन पूरी चीजें बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। और मैं आपको इतना बता देता हूं, मैं फिर एक बात कह रहा हूं कि हो सकता है कभी तुम्हें लगे कि अरे यार ये क्या पढ़ा दिया, थोड़ा समझ नहीं आया, ये क्या लग सकता है, इनऑर्गेनिक है भाई। कभी कभी मुझे भी लगता है यार मैं क्या पढ़ा रहा हूं यार, लग सकता है आपको, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं मानता हूं, आई एग्री दैट। लेकिन एंड ऑफ द डे जब आप जेई के पेपर उठा के करोगे ना, और क्लास में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनके आरबीआईज करना स्टार्ट करोगे ना, उसके बाद भाई तेरे सवाल नहीं हुआ तो बात करना। अगर तू 70 सवाल या 100 सवाल करता है ना, तो 100 में से तू 95-90 सवाल कर जाएगा। कुछ सवाल होते हैं थोड़े टेढ़े से, जानबूझ के बनाए जाते हैं ना, हाँ वो नहीं कर पाए, हो सकता है एक बार के लिए 2-5% रह जाते हैं, लेकिन तू मैक्सिमम सवाल कर लेगा। और 75-80 सवाल तो तू फर्स्ट अटेम्प्ट में देखते ही कर लेगा, कुछ सवाल में एक आध बार और सोचना पड़ेगा, ऐसा है ना। तो ये बात है, तो टेंशन नहीं लेना है दोस्त। इसके बाद अगर अपन मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल से आज तो कुछ होमवर्क देने लायक है नहीं, बट आप मॉड्यूल से एक बार ही रीड कर लेना सॉल्ट्स के बारे में, सॉल्ट्स और उनके टाइप के बारे में रीड कर लीजिएगा। सर क्या मेरी बात क्लियर है, बताइए।
तो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। आपकी दूसरी लेक्चर भी है, तो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, है ना, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में जो कि है कल। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। पपलू भैया मिसिंग, कल से आ जाएंगे पपलू भैया, है ना, कल से आ जाएंगे पपलू भैया, घबराइएगा मत। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।